अध्याय 1। ठग स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। धोखेबाज, बड़ा धोखेबाज। एक क्रोधित दहाड़ सुनाई देती है और नीले पत्थर के फुटपाथ पर किसी के भागने की आहट सुनाई देती है। झांक जुबान ने बेबसी से अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा, मैं कोई ठग नहीं हूँ, मैं अकादमी का शिक्षक हूँ। मैं तो बस आपको अपना छात्र बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या ठगी कहते समय बड़ी शब्द जोड़ना जरूरी है? आप तो मुझे किसी अक्षम्य अपराधी की तरह पेश कर रहे हैं। अपनी बड़बड़ाहट खत्म करने के बाद उसे निर्देशक के शब्द याद आते हैं। ये 17वां प्रयास है। अगर आज भी मुझे कोई छात्र नहीं मिला तो मुझे कल अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ेगा। झांक जुबान इस दुनिया का निवासी नहीं है, बल्कि एक हाई स्कूल का साधारण लाइब्रेरियन है। उसे बस भयंकर लपटें याद हैं और उसके बाद और कुछ याद नहीं। जब वह जागा तो वह पहले से ही इस दुनिया में था। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी उपन्यासों में चित्रित होती है। यहाँ मार्शल आर्ट के मार्ग का सम्मान किया जाता है और बलवानों का ही राज चलता है। शुरू में उसे लगा था कि यात्रा पूरी करने के बाद वह एक बेकार प्रतिभा बनकर रह जाएगा और उसकी मंगेतर उसे ठुकरा देगी। फिर वह पलटवार करेगा, उन्हें करारा जवाब देगा और उसके बाद उसकी जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगेगी। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। यहाँ पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वह छात्र नहीं बल्कि एक शिक्षक है। पूरी अकादमी में सबसे घटिया शिक्षक। अन्य लोगों के व्याख्यानों में हमेशा इतनी भीड़ रहती है कि कई लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर उनकी कक्षा में एक भी व्यक्ति नहीं है। कुछ छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन अंततः उन्होंने उन्हें धोखेबाज बताकर भाग गए। कारण की बात करें तो इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि जिस व्यक्ति के शरीर पर उसने कब्जा कर लिया था वह पूरे परिसर का सबसे कमजोर शिक्षक था और प्रतिभाओं को पहचानने में उसकी अक्षमता को भी नजरअंदाज करते हुए असल बात यह है कि उसने एक छात्र को गुमराह भी किया, जिससे उसकी साधना बेकाबू हो गई। ये तो मानो किसी मृत मरीज का रिकॉर्ड होने जैसा था। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और हर कोई उससे नफरत करने लगा। यहाँ तक कि नए छात्र भी उससे दूर रहने लगे, इस डर से कि कहीं वे भी उसके चंगुल में न फंस जाएं। खराब रिकॉर्ड और छात्रों की कमी के कारण पिछले वर्ष शिक्षक योग्यता परीक्षा में उन्हें पूरे अकादमी में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। यहाँ तक कि अकादमी के पूरे इतिहास में उन्हें शून्य अंक प्राप्त करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति भी माना गया। अवसादग्रस्त होकर उसने अपने दुखों को भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। अंत में जैसा उसने चाहा था उसकी मृत्यु हो गई, जिससे झांक जुबान को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। नए सत्र की शुरुआत में अकादमी ने उन्हें एक अल्टीमेटम जारी किया। यदि वे इस वर्ष तक अपने पाठों में एक भी छात्र को भर्ती करने में असमर्थ रहे तो शिक्षक के रूप में उनकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। आज उनकी कक्षा के सामने से 17 नए छात्र गुजरे। अंत में जैसे ही उन्होंने उनका नाम सुना वे सभी ऐसे भागे जैसे कोई युवती किसी अजनबी चाचा से मिली हो, और जितनी दूर तक उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे उतनी दूर तक भागे। लगता है मुझे उनमें से किसी एक को मनाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। जब वह अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे किसी को कैसे अपने साथ शामिल करना चाहिए, तभी उसने प्रवेश द्वार पर एक लड़की का सिर देखा, जिसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या ये शिक्षक लूज उनकी कक्षा है? उसकी सूरत प्यारी और आकर्षक है और उसकी आवाज़ भी मीठी है। शिक्षक लूशुन अकादमी के सबसे लोकप्रिय शिक्षक हैं। उनकी कक्षाओं में हमेशा सीटें भरी रहती हैं और अनगिनत लोग उनकी प्रसिद्धि के कारण ही अकादमी में आना पसंद करते हैं। मैं उसे ले जाऊंगा। किसी को अपने जाल में फंसते देख झांक जुबान की आंखें चमक उठीं। अपने पिछले जीवन से कूल दिखने के सभी तरीकों को याद करते हुए वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और एक प्रबुद्ध विशेषज्ञ की तरह हाजिर जवाबी दिखाता है, क्या तुम उसके छात्र बनना चाहते हो? उस युवती ने अपनी गहरी काली आंखों में प्रशंसा का भाव लिए हुए जोर से सिर हिलाया और बोली, मैंने सुना है कि शिक्षक लूशुन होन्टेन अकादमी के सबसे अद्भुत शिक्षक हैं। उन्होंने जिन छात्रों को पढ़ाया है वे सभी असाधारण हैं और उनकी कक्षा में शामिल होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। अफवाहें सच नहीं होती। शिक्षक जूतों की तरह होते हैं, जरूरी यह है कि वे फिट बैठते हैं या नहीं। चाहे वह कितना भी अच्छा व्याख्यान दें, अगर सिद्धांत आपके अभ्यास कौशल के अनुकूल नहीं है तो न केवल आपको प्रगति करने में कठिनाई होगी बल्कि आपकी क्षमता में गिरावट भी आ सकती है। भले ही शिक्षक प्रसिद्ध न हो, अगर उनके सिद्धांत आपके सिद्धांतों से मेल खाते हैं तो भी आप तेजी से सुधार कर सकते हैं और आपका अभ्यास कई गुना बढ़ जाएगा। क्या सच में? मैंने अपने बड़े भाई को भी पहले ऐसे शब्द कहते सुना है। छोटी लड़की कुछ पल सोचती है, उसकी खूबसूरत आंखों में अनिश्चितता झलकती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे लिए किस तरह की शिक्षा उपयुक्त रहेगी। उसे फंसा हुआ देखकर झांक जुबान की आंखें चमक उठीं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जैसे महान विद्वानों के विचार उसके मन में कौंध गए और वह एक पल के लिए झिझका। उसने दुविधा का भाव दिखाते हुए कहा, हमारी मुलाकात को नियति भी कहा जा सकता है। क्यों न मैं भी इस अकादमी का शिक्षक हूँ। मैं तुम्हारी शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और व्यक्तित्व का आकलन करके तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शिक्षक की सिफारिश करूंगा। तो मैं आपको परेशान करूंगी महोदय। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस शिक्षक से वह इतनी सहजता से मिली थी वह इतना सहयोग करेगा। लड़की ने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया। पहले अपनी खेती का प्रदर्शन करो। झांक जुबान की आंखें आधी खुली हुई हैं और वह ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हो। कुछ ही क्षणों में उसके मुके की जोरदार लहर से पूरा कमरा गूंज उठा। आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें लड़की के शरीर के चारों ओर दौड़ने लगीं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का बिखरने के बजाय एकत्रित होना और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद छिपा रहना, यह दर्शाता है कि उसकी नींव बहुत मजबूत है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने लगन और मेहनत से प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारी बुनियाद मजबूत है और तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है। तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। मुक्केबाजी का अभ्यास पूरा करने के बाद झांक जुबान संतुष्टि से सिर हिलाता है। वह पृथ्वी के ज्योतिषियों की नकल कर रहा है। उसके शब्द स्पष्ट और अर्थहीन हैं। सुनने वालों को उसके शब्दों में कोई कमी नहीं दिखती, बल्कि वे उसकी सटीक टिप्पणियों से चकित रह जाते हैं। खासकर आपके पैरों की ताकत, वे कुंडली मारे अजगर की तरह हैं। हर हरकत उग्र जलधारा की तरह है, शक्ति से भरपूर। अगर आप भविष्य में कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो आपका भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। शिक्षक जी, मेरे पैर में चोट लग गई है। डॉक्टर ने कहा है कि यह लगभग अपंग हो गया है। लड़की ने संदेह भरी निगाहों से उसकी बात काटते हुए बीच में ही टोक दिया। घायल। झांक जुबान का चेहरा लाल हो गया।
हालांकि वह इतना कठोर दिल था कि दूसरों को पता ही नहीं चला। उसने झूठ बोलना जारी रखा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चला? मुझे तो तुम्हारी ताकत के इस्तेमाल के पल से ही पता था। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विनाश से ही पुनर्जन्म होता है। हालांकि तुम्हारा पैर घायल है, तुम्हें एक ऐसा अवसर मिला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर तुम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। बाकी लोग तो बस ईर्ष्या से देखते रह जाएंगे। खैर, वो तो बस उसे बहला फुसला रहा है। अगर वो उसे झूठी बातों से मना सकता है तो वो झूठी बातें ही करेगा। जरूरी बात यह है कि पहले एक शिष्य को अपने पाले में कर ले। अवसर? शिक्षक, ये किस प्रकार का अवसर है? लड़की की आंखें चमक उठीं। पैर में चोट लगने के बाद से वह हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझती थी, जिसके कारण उसका आत्मविश्वास कम हो गया था। उसे ऐसी दुर्घटना के कारण अचानक इतनी दौलत मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह अवसर आपको एक ही झटके में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। प्रथम वर्ष के छात्रों में शीर्ष पर पहुंचना आपके लिए कठिन नहीं होगा। आखिरकार आपकी प्रतिभा असाधारण है, एक ऐसा विलक्षण प्रतिभा का धनी जो इतिहास में अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। हालांकि झांक जुबान के शब्द निरंतर चलते रहते हैं। अब बस उन्हें बुद्ध की हथेली की एक पुस्तिका निकालने की ही आवश्यकता है। टीएल कुंफू हसल। ये सुनकर कि वह एक प्रतिभाशाली छात्रा है और प्रथम वर्ष के छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है, लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वह आगे पूछती है, लेकिन क्या? लेकिन झांक जुबान आह भरती है। यह आह एक प्रतिभा के दब जाने के गम में डूबी हुई है। इस अकादमी में ऐसे प्रतिभाशाली शिक्षक बहुत कम हैं जो इस तरह के अवसर को पहचान सकें। मुझे मिलाकर तो सिर्फ 3 ही हैं। बाकी 2 ने तो 3 साल पहले ही छात्रों को पढ़ाना बंद कर दिया है, इसलिए उनसे भी पूछना मेरे लिए मुश्किल होगा। छात्रों को दाखिला देना बंद कर दिया। पहले तो लड़की को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये शब्द सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, वे छात्रों को दाखिला नहीं दे रहे हैं। लेकिन शिक्षक जी, क्या आप दाखिला दे रहे हैं? बिल्कुल, मैं हूँ। बस जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे शोहरत और दौलत की कोई परवाह नहीं है और मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। झांक जुबान के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकती है। अगर यह कोई कीमती रत्न नहीं है तो हमारे रास्ते मिलने पर भी मैं इसे आसानी से स्वीकार नहीं करूंगा। ताज। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लड़की घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और झुककर बोली, मैं जानती हूँ कि महाराज महान है, लेकिन कृपया मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करें। मैं लगन से अभ्यास करूंगी ताकि आपको शर्मिंदा न होना पड़े। झांक जुबान के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी कठिनाई के भाव बने हुए हैं। हमारे बीच नियति का बंधन है, बस इतना ही। आप ये भी समझ सकते हैं कि मुझे शांति पसंद है। आपकी छात्रा होने के नाते मैं वादा करती हूँ कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर मैं शिक्षक को कभी बाधित नहीं करूंगी। ये देखकर कि वह थोड़ा अनिच्छुक है, लड़की ने तुरंत अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए सिर हिला दिया। मेरे पास ज़्यादा छात्र नहीं हैं, इसलिए मेरे पास जो संसाधन है उनकी तुलना अन्य शिक्षकों से नहीं की जा सकती। साथ ही दूसरों द्वारा आपकी आलोचना भी हो सकती है। झांक जुबान आगे कहती हैं, क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि प्रशिक्षण संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। लड़की हिचकिचाती है। किसी शिक्षक को अकादमी से मिलने वाले संसाधनों की मात्रा उसके छात्रों की संख्या, उनके परिणामों और कई अन्य कारकों पर निर्भर करती है। पर्याप्त संसाधनों के बिना साधना में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। खांसी, मैंने तो बस तुम्हें परखने के लिए ऐसा कहा था। चूंकि तुम मुझे अपना स्वामी मानने के लिए दृढ़ और ईमानदार हो, इसलिए मैं अनिच्छा से तुम्हें स्वीकार करता हूँ। उसकी झिझक देखकर झांक जुबान ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम्हारा पहचान पत्र? तो इतनी जल्दी? उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक का चेहरा किताब का पन्ना पलटते ही इतनी जल्दी बदल जाएगा। झांक जुबान द्वारा दिए गए पहचान चिन्ह को पकड़ते हुए लड़की थोड़ी हैरान थी। जैसे ही वह इस रिश्ते को स्वीकार करने के बारे में सोच रही थी, तभी उसने देखा कि शांत स्वभाव के शिक्षक झांग ने उसका हाथ अपनी ओर खींच लिया और एक तेज कटार से उसे काट दिया। खून की एक बूंद Z चिन्ह पर गिरी। विंग, प्रकाश की चमक। लड़की थोड़ी अचंभित है। क्या शिक्षक ने यह नहीं कहा था कि उसे इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार करना होगा? क्या वह प्रसिद्धि और धन के प्रति उदासीन था? उसकी चाल इतनी तेज क्यों है, और यहाँ तक कि खंजर भी पहले से तैयार था। अब से तुम मेरे छात्र हो। रक्त परीक्षण के बाद झांक जुबान ने राहत की सांस ली। फिर उसने एक अज्ञेयवादी विशेषज्ञ की छवि बनाए रखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शिक्षक जी, मेरा नाम वांग यंग है। ये जानते हुए कि उसका फैसला बदला नहीं जा सकता, लड़की कुछ और नहीं कहती और सिर हिला देती है। हाँ, अपना पहचान पत्र लेकर अपना बिस्तर और किताबें ले लो। साथ ही अपने रहने की जगह भी ढूंढ लो। कल से पढ़ाई शुरू होगी, यहीं मिलना। झांक जुबान ने अपना हाथ झटका। हाँ, वांग यंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गई। मैंने एक को अंदर लाने में सफलता प्राप्त कर ली। ये पुष्टि करने के बाद कि वह उसकी छात्रा है, झांक जुबान राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। ये वाकई आसान काम नहीं है। अगर उसने इंटरनेट से सीखी हुई कूल दिखने की तरकीबें न अपनाई होती तो आज उसके लिए सफल होना मुश्किल होता। एक छात्र की मदद से वह निष्कासन की विपत्ति से बच सकेगा। झांक जुबान को अपने दिल का बोझ हल्का होता महसूस हुआ। पल भर में उसका मन काफी शांत हो गया। उसके दिमाग में घर कर चुकी चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। अब जब मैं तुम्हारे शरीर में आ गया हूं तो निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी जगह पर सही तरीके से जीवन जीऊंगा। पूर्व झांक जुबान की मृत्यु शिष्य भर्ती न कर पाने के कारण हुई थी, इसलिए उन्हें इस दुनिया में गहरा अफसोस था। अब जब उनके अधीन एक शिष्य है तो उनका अंतिम जुनून गायब हो जाता है। इस समय झांक जुबान को अंततः इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया माना जा सकता है। बूम, इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद झांक जुबान कुछ और छात्रों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। हालांकि अचानक उसे अपने सिर में कंपन महसूस होता है और उसे प्राचीन घंटियों की आवाज सुनाई देती है। आकाश और पृथ्वी निर्दयी हैं, सभी प्राणियों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा घटता है, आकाश और पृथ्वी में एक अपूर्णता दिखाई देती है। बूम, तरह तरह के गहन कथनों ने उसे चकित कर दिया। इसके बाद उसके दिमाग में एक विशाल महल प्रकट हुआ। उस पर 4 शब्द चमक रहे थे।
स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। दरवाजा खोलकर वह अंदर चला गया। अनगिनत किताबों की अलमारियां ऊंचे ऊंचे और प्रभावशाली ढंग से खड़ी थीं, जिन पर तरह तरह की किताबें रखी थीं। एक नज़र में ही अंत का पता नहीं चल पा रहा था। क्या ये पारलौकिक शक्तियों वालों के लिए उपहार पैक हो सकता है? एक पुस्तकालय, धिक्कार है, मैं अपने पिछले जन्म में एक लाइब्रेरियन थी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दुनिया में भी वैसी ही रहूं। दूसरों के उपहारों में पुराने दादाजी, सिस्टम या तरह तरह की शक्तिशाली वस्तुएं हैं, लेकिन मेरा उपहार एक पुस्तकालय है। झांक जुबान को लगा जैसे उसके सामने का दृश्य अंधकार में हो रहा है और वह लगभग बेहोश हो गया। पुस्तकालय किस लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भविष्य में जब दूसरे लोग मुझ पर तलवारें फेंकेंगे तो मैं किताबें फेंकूंगा। मुझे देखने दो कि वे कौन सी किताबें हैं। असहाय महसूस करते हुए झांक जुबान ने इस पुस्तकालय के उद्देश्य का पता लगाने के लिए किताबों की अलमारी से एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ किताबों की अलमारी के आर पार चला गया, जिससे वह हवा को ही पकड़ पाया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे पुस्तकालय तो दे रहे हो, लेकिन मुझे कोई भी किताब उठाकर पढ़ने से रोक रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? झांक जुबान अवाक रह गया। रोने की तीव्र इच्छा उसके मन में उमड़ रही थी, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। अध्याय 2, निर्लज स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद झांक जुबान को एहसास हुआ कि पुस्तकालय की सारी किताबें पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा की तरह हैं, उन्हें अलमारियों से निकालना असंभव है। इस प्रकार उसकी रुचि समाप्त हो गई और उसका ध्यान भटक गया। दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है। भोजन के बाद मैं 2 और लोगों को मनाने का कोई तरीका सोचूंगा। खिड़की से बाहर देखने पर दोपहर का समय लग रहा है। सुबह आए 18 छात्रों में से वह केवल एक को ही अपने साथ शामिल कर पाया। उसकी सफलता दर वाकई बहुत कम है। वह दोपहर में इस रफ्तार से नहीं चल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी है। अगर वह प्राचीन युग के लोगों को भी धोखा नहीं दे सकता, तो वह गर्व से कैसे कह सकता है कि वह सूचना युग से आया है? अपनी पीठ सीधी करते हुए वह व्याख्यान कक्ष से निकलकर कैंटीन की ओर चल पड़ा। अपने पिछले जीवन के हाई स्कूलों की तरह होनकेन अकादमी की कैंटीन भी काफ़ी बड़ी है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 10,000 से अधिक छात्र भोजन कर सकते हैं। एक छात्र को सफलतापूर्वक भर्ती करने के बाद उसका मूड अच्छा हो गया, इसलिए उसने कुछ और साइड डिश मंगवाई और कोने में बैठकर अपने भोजन का आनंद लिया। क्या वह शिक्षक झांग नहीं है? जब वह खुशी खुशी खाना खा रहा था, तभी एक आवाज़ सुनाई दी। सिर उठाकर उसने देखा कि एक युवक मुस्कुराते हुए उसे घूर रहा है। उसके चेहरे पर जरा भी स्नेह नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसकी मुस्कान बनावटी हो। शिक्षक काओ। झांक जुबान उन्हें पहचान लेता है। शिक्षक काओ का पूरा नाम काओ शियोंग है। वह उनके साथ ही अकादमी में शामिल हुए थे। उन्हें दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करना और इसका इस्तेमाल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करना पसंद है। शव के पिछले मालिक को अपमान सहन नहीं हुआ, इसीलिए उसने शराब पीकर अपनी जान दे दी। इस व्यक्ति ने उस पर इतना दबाव डालने में निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाई। आज नए छात्र अपने शिक्षक चुनने के लिए अकादमी में आ रहे हैं। आपकी भर्ती प्रक्रिया कैसी चल रही है? जिस तरह से आप अभी भी यहाँ खाना खा रहे हैं, उससे लगता है कि यह तीखी चल रही होगी। देखिए, ये वे छात्र हैं जिन्हें मैंने भर्ती किया है। कुल 12 छात्र हैं। मैं उन्हें उनके आवास पर भेजने से पहले भोजन कराने आया हूँ। शिक्षक काओ के चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव है। वह खुलेआम शेखी बघारते हुए अपनी पीठ की ओर इशारा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वह यहाँ शेखी बघारने आया है। झांक जुबान और उसके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। हालांकि चूंकि वे दोनों एक ही समय में अकादमी में आए थे, इसलिए उन दोनों की तुलना होना लाजमी है। इसलिए वह अक्सर उसका इस्तेमाल खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए करता था। कुछ युवक उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर उत्साह का भाव है, क्योंकि वे यहाँ की नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। महोदय, मैं आप सभी से परिचय कराना चाहता हूँ। ये है शिक्षक झांक, जो हमारी अकादमी में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। हमारी अकादमी की स्थापना के बाद से शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले वे पहले शिक्षक हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया है। शिक्षक काओ ने दर्शकों का परिचय कराया। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक। अरे, मैंने इसके बारे में यहाँ आते समय सुना था। उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला एक छात्र पागल हो गया था और लगभग अपंग हो गया था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। यहाँ आने से पहले कई लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि मैं उसे अपना गुरु न चुनूं। अन्यथा न केवल मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, बल्कि यह आत्महत्या के समान होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वही होगा। सोचो, उसका चेहरा इतना दयालु है। ... काओ शियोंग का परिचय सुनते ही छात्रों में हलचल मच जाती है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में कई तत्व शामिल होते हैं और विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन के आधार पर कुल अंक दिए जाते हैं। इसमें छात्रों के परीक्षा परिणाम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब तक शिक्षक के पास छात्र हैं, तब तक परिणाम आना तय है। 0 अंक प्राप्त करना इतिहास रचने जैसा माना जा सकता है। क्या आपने अपना परिचय पूरा कर लिया है? भीड़ के हंगामे के बावजूद झांक जुबान क्रोधित नहीं होती। जिसने 0 अंक प्राप्त किए हैं, वह पूर्व झांक जुबान है, इससे उसका क्या लेना देना है? हालांकि भले ही वह सचमुच नाराज न हो, फिर भी वह उस शिक्षक काओ के कार्यों से काफी परेशान है, जो दूसरों को नीचा दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाता है। वह हाथ हिलाते हुए कहता है, अपना परिचय पूरा करने के बाद आप यहाँ से चले जाइए। मेरे भोजन में खलल मत डालिए। काओ शियोंग को उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी अपना इतिहास सबके सामने आने पर भी शर्म महसूस नहीं करेगा। उसे तो यहाँ तक कह दिया गया कि वह वहाँ से चला जाए। काओ शियोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उससे हाथ मिलाया और एक शिक्षक के सम्मान के साथ बोला, शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाकर तुमने अकादमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? शर्म? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? आपने खुद ही कह दिया है, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और मशहूर हो गया हूँ। सभी नए छात्र मुझे जानते हैं, लेकिन आपका क्या? झांक जुबान ने हाथ उठाकर अपनी पीठ पीछे बैठे छात्रों की ओर इशारा किया। परीक्षा में आपके कितने अंक आए? क्या उन्हें पता है? अकादमी में आने से पहले ही क्या वे आपको जानते थे? अगर आपने उन्हें खाना खिलाने तक की जिद न की होती, तो क्या आपको लगता है कि वे आपको अपना शिक्षक मानते? एक शिक्षक के रूप में गुमनाम रहते हुए भी आप मेरे सामने शेखी बघारने की हिम्मत करते हैं।
आपको इतना घमंड किस बात का है? देखना, यदि अन्य लोग शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करते तो वे निश्चित रूप से शर्मिंदगी के डर से बाहर सिर झुकाए रहते। लेकिन यह व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वह इस बात से प्रसन्न था और गर्व से सिर ऊंचा किए खड़ा था। इसके विपरीत वह काओ शियोंग से इसलिए घृणा करता है क्योंकि उसे 0 अंक नहीं मिले। काओ शियोंग का गुस्सा फूटने ही वाला है। उसकी चमड़ी वाकई बहुत मोटी है। असल मुद्दा यह है कि ऐसे नतीजों के साथ आप खुद पर इतना गर्व कैसे कर सकते हैं? उसके पीछे खड़े छात्र एक दूसरे को घूरते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? ये शिक्षक कितना शर्मनाक है। शर्म, बेशर्मी, ये तो मजाक है। झांग जुबान के ज़माने में मशहूर होने के लिए कुछ हस्तियों ने हर तरह के शर्मनाक काम किए। चाहे आप कुछ भी सोच लें, नग्न तस्वीरें और झूठी खबरें, उन्हें ये सब करने में ज़रा भी शर्म नहीं आती थी। यहाँ तक कि अगर उसे शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 नंबर भी मिल जाएं तो भी उन लोगों के किए गए कामों के सामने उसका कोई महत्व नहीं है। काओ शियोंग का चेहरा लाल हो गया। शिक्षक का मुख्य काम तो पढ़ाना ही होता है। आज मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। जब तुम्हें कोई विद्यार्थी मिल जाए तभी हम आमने सामने होंगे। तब देखेंगे कि किसका विद्यार्थी अधिक कुशल है। ये शब्द कहकर वह जाने के लिए मुड़ जाता है। इसी दौरान उसके पीछे एक पुरुष और एक महिला के बीच बातचीत सुनाई देने लगी। वह शिक्षक वाकई बुरा नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा है। एक स्तब्ध लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। उसके स्वर में झिझक साफ सुनाई देती है। दूसरी छोटी मालकिन, मेरी बात सुनो। निकलने से पहले ही छोटे मालिक ने मुझे तुम्हें शिक्षक लू शुन के पास ले जाने का जिम्मा सौंपा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने तो मुझे ठुकरा भी दिया। उसकी अनदेखी करते हुए तुमने उन्हें चुना। एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है। उसके लहजे में थोड़ी सी निराशा झलकती है। वो शिक्षक उतना बुरा नहीं है जितना तुमने कहा। वो एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे मार्गदर्शन देने का वादा किया है। उसने कहा कि अगर मैं ठीक से प्रशिक्षण लूँ तो मैं अपने समूह में सबसे आगे आ सकती हूँ। लड़की की आवाज़ में अभी भी झिझक सुनाई दे रही थी। तुम अब भी अपने समूह में सबसे आगे रहना चाहती हो। अगर तुम उनके अधीन अध्ययन करोगी तो तुम्हारी साधना में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी। दूसरी छोटी स्वामिनी, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? वह पूरे अकादमी में सबसे कुख्यात निकम्मा शिक्षक है। पिछली शिक्षक योग्यता परीक्षा में उसे 0 अंक मिले थे। मेरी छोटी पूर्वज, तुम जल्दी से अपना आवेदन वापस ले लो, वरना अगर छोटे मालिक को पता चला तो वह मुझे मार डालेंगे। बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ में विनती का भाव आ गया। बड़े भाई, बूढ़े व्यक्ति को छोटे मालिक के बारे में बात करते सुनकर छोटी लड़की डरने लगती है। उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वह दुविधा में पड़ जाती है। ये शब्द सुनकर जाते हुए काओ शियोंग की आंखें चमक उठीं और उसने खाना खा रही झांग जुबान की ओर मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक झांग, क्या ये युवती वही छात्रा है जिसे आपने अभी भर्ती किया है? हाँ, लगता है आपके लिए सब ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि वह आपकी छात्रा के रूप में अपना नाम वापस लेने का इरादा रखती है। शिक्षक छात्रों का चयन कर सकते हैं और इसी प्रकार छात्र भी अपने शिक्षकों का चयन कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को लगता है कि उनका शिक्षक उनके लिए उपयुक्त नहीं है तो वे उन्हें दिया गया टोकन वापस कर सकते हैं। काओ शियोंग की तेज आवाज़ ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। आपस में बातचीत कर रही मालकिन और नौकरानी भी उनकी ओर देखने लगी। दूसरी युवती, क्या ये वही शिक्षक हैं जिन्हें आपने अभी अभी स्वीकार किया? बूढ़े व्यक्ति की निगाह झांग जुबान पर पड़ती है। हाँ, छोटी लड़की ने सिर हिलाकर जवाब दिया। बूढ़ा आदमी तुरंत खड़ा हो गया और झांग जुबान के पास जाकर बोला, शिक्षक झांग, हमारे परिवार की युवा मालकिन ने आपकी कक्षाओं से नाम वापस लेने का फैसला किया है। बूढ़े लियू, उसे बूढ़े आदमी की इतनी फुर्तीली हरकत की उम्मीद नहीं थी। लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह जल्दी से उसके पास गई। उसने झांग जुबान को क्षमाप्रार्थी भरी नजरों से देखते हुए कहा, गुरुजी, मैं। वह वांग यंग नाम की छात्रा है जिसे झांग जुबान ने अभी अभी दाखिला दिया है। वांग यंग, तुम जानती हो कि मैं छात्रों को दाखिला नहीं देता। मैंने तुम्हें दाखिला इसलिए दिया क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी। तुम इस अच्छे अवसर को क्यों छोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग मेरे छात्र बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। जाहिर है झांग जुबान उसे, जिसे उसने बड़ी मुश्किलों से मनाया है, भागने नहीं देगा। इसलिए वह बहुत ही बुजुर्ग लहजा अपनाता है। क्या बकवास है। उसकी बातें सुनकर आसपास मौजूद जो लोग उसके बारे में जानते थे उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वे लगभग बेहोश हो गए। बड़े भाई, क्या आप में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? छात्रों को स्वीकार करने से इनकार करने का आपका क्या मतलब है? रास्ते तो मिलते हैं, लेकिन बहुत से लोग आपके छात्र बनना चाहते हैं। जाहिर है आप ही हैं जो किसी भी छात्र को भर्ती नहीं कर सकते। यह नहीं है। उसकी पूछताछ के दौरान वांग यंग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, किसी ने उसे बीच में ही रोक दिया। जी हाँ, अपनी दूसरी शिक्षिका की अनन्यता देखकर बूढ़े चाचा लियू आगे बढ़े और बोले, शिक्षक झांग, हमारे परिवार की दूसरी शिक्षिका ने आपकी कक्षा से नाम वापस लेने का फैसला किया है। उन्हें ये बात खुलकर कहने में कठिनाई हो रही है। नाम वापस लेने की प्रक्रिया के लिए मैं आप पर निर्भर रहूंगा। वापस लेना? झांग जुबान की पलकें फड़कने लगीं। तुम्हें इस पर ठीक से विचार करना होगा। शिक्षक की कक्षा से वापस लेने से तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरे शिक्षकों के लिए तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। क्या तुम अपनी जिद की वजह से अपनी शिष्या का जीवन बर्बाद करने जा रहे हो? क्या तुम जिम्मेदारी उठा सकते हो? यह बूढ़ा लियू जमसा जाता है। छात्र अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, हालांकि ऐसा करना शिक्षक का अपमान होगा। इसके अलावा यदि आप इस आवेदन को रद्द कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप दूसरे आवेदन को भी रद्द कर सकते हैं। आमतौर पर खराब रिकॉर्ड वाले ऐसे छात्रों को अन्य शिक्षक स्वीकार नहीं करते हैं। आखिरकार जिसने शिक्षकों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई हो, ऐसे छात्रों को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। इसके अलावा छात्र को स्वीकार करना शिक्षक का सीधे सीधे अपमान करने जैसा होगा। सभी सहकर्मी हैं, इसलिए एक छात्र के कारण अपने साथियों को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान यदि कोई छात्र शिक्षक खोजने में असमर्थ रहता है तो उसे बर्बाद माना जा सकता है। कुछ समय पहले तक बूढ़ा लियू काफी दृढ़ निश्चयी था, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह मुश्किल स्थिति में फंस गया है।
आखिरकार वह तो सिर्फ एक नौकर है। अगर इस वजह से दूसरी युवती का भविष्य टल जाता है तो वह इसके परिणामों को सहन नहीं कर पाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार की दूसरी युवा मालकिन में अच्छी प्रतिभा है। मैं उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगी, वह निश्चित रूप से अच्छे अंक लाएगी। बूढ़ी लियू को हिचकिचाते देख झांग जुबान भी उसे मनाने लगी। ये तो मजाक है, भला वह पकी हुई बत्तख को उड़ने कैसे दे सकता है। जरा रुकिए, कौन कहता है कि कोई शिक्षक उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। युवती, अगर आप इस शिक्षक से अपना नाम वापस ले लें तो मैं तुरंत आपको अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर लूंगा। झांग जुबान के अपनी बात पूरी करने से पहले ही काओशियोंग ने अपनी बाहें शान से फैलाते हुए आगे कदम बढ़ाया। झांग जुबान के सामने उसकी बेइज्जती हुई। अब जब उसके सामने एक अवसर आया है तो वह इसे यूं ही कैसे गंवा सकता है। काओशियोंग, तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? झांग जुबान का चेहरा गंभीर हो जाता है। क्या आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं? इतनी अच्छी छात्रा है, इसे यूं ही बर्बाद करना बहुत दुख की बात होगी। अगर वह आपकी कक्षाओं से नाम वापस ले ले तो मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आखिर वे अकादमी में पढ़ने आए हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे अपने मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छे शिक्षक को चुने, न कि ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों। हंसते हुए काओशियोंग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सार्वजनिक रूप से मुझसे छात्रों को छीनना, क्या आपको लगता है कि मैं इसकी शिकायत केंद्रीय शिक्षा ब्यूरो से नहीं करूंगा? यह महज एक सामान्य कहासुनी नहीं है, बल्कि एक छात्र का सार्वजनिक रूप से अपहरण है। हालांकि अकादमी शिक्षकों को अपने छात्रों को चुनने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन वे छात्रों को छीनने के इस तरह के कृत्य को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ऐसा होने पर न केवल शिक्षकों के बीच संबंध प्रभावित होंगे, बल्कि विद्यालय की संस्कृति पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। छात्रों को अपने यहाँ लाने की कोशिश, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा चलो एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करवाते हैं जिसमें हम साथ साथ सलाह दें। हम छात्रा को खुद चुनने देंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? काओशियोंग कहते हैं। अध्याय 3, स्वर्ग के मार्ग में अपूर्णताएं। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। क्या शिक्षकों के बीच सलाह देने को लेकर कोई वास्तविक बहस छिड़ी हुई है? झांग जुबान का चेहरा गंभीर हो जाता है। यद्यपि उसे पूर्ववर्ती झांग जुबान की यादें विरासत में मिली हैं, फिर भी उसने अभी तक अपने मस्तिष्क में जानकारी को व्यवस्थित नहीं किया है। अधिक से अधिक वह केवल साधना के विभिन्न स्तरों को ही समझ सकता है। यदि बात साधना की गलतियों की हो तो पूर्ववर्ती झांग जुबान भी उन्हें आसानी से समझ सकता था, तो वर्तमान झांग जुबान की तो बात ही क्या। दूसरों का मार्गदर्शन करना, वह निश्चित रूप से इस शिक्षक काओ से हीन है। अगर वे सचमुच प्रतिस्पर्धा करते तो वह निश्चित रूप से हार जाता। क्यों, क्या आप चुनौती स्वीकार करने से डरते हैं? नियमों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिक्षक आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ताकि छात्र बेहतर विकल्प चुन सकें। इसे छात्रों को अपने यहाँ लाने का प्रयास नहीं माना जाता। काओशियोंग हल्के से हंसते हैं। वे अपनी आस्तीनें झटकते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत और विद्वतापूर्ण भाव आ जाता है। हम छात्रों को किन विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं? वह जानता है कि अगर उसने आज मामले को ठीक से नहीं सुलझाया तो उसका इकलौता छात्र भाग जाएगा। झांग जुबान दांत पीसता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों को कई पहलुओं पर मार्गदर्शन देना होता है, जैसे कि उनकी साधना, मार्शल आर्ट और प्रशिक्षण में होने वाली गलतियां। शिक्षकों के एक दूसरे से भिन्न होने के कारण उनकी विशेषज्ञता भी भिन्न होती है। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? क्योंकि ये सभी नए छात्र हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो क्यों न हम उनसे मुक्केबाजी का अभ्यास करवाएं, फिर उनकी गलतियों के आधार पर उन्हें मार्गदर्शन दें। इसके बाद हम मौके पर ही एक परीक्षा लेंगे और जिसके छात्र का प्रदर्शन सबसे बेहतर होगा वह जीतेगा। कैसा रहेगा? अन्य शिक्षकों के सामने काओशियोंग में चुनौती देने का आत्मविश्वास नहीं होगा। हालांकि सबसे निचले स्तर से ऊपर आने वाले शिक्षक, यानी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक के सामने वह अभी भी अपने कौशल को लेकर आश्वस्त है। झांग जुबान झिझकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम स्वीकार करने की हिम्मत ही न कर पाओ। तुम तो वहां बड़े घमंड से डींगे मार रहे थे और इतने सारे विद्यार्थियों को ठुकरा दिया था जो तुम्हें अपना शिक्षक बनाना चाहते थे। अगर तुम में सच में प्रतिभा है तो चलो प्रतिस्पर्धा करके देखते हैं। इस युवती के भविष्य में बाधा मत डालो, काओशियोंग ने उसे धमकाते हुए कहा। ये ठीक है, झांग जुबान ने सिर हिलाया। किसी के साथ सबसे बुरी बात तो मौत ही हो सकती है। अब सबसे बुरी बात यही हो सकती है कि उसे हार का सामना करना पड़े। अगर वह अब द्वंद्वयुद्ध स्वीकार नहीं करता तो जिस शिष्य को उसने अभी अभी स्वीकार किया है वह निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। इस समय उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर बाद में जरूरत पड़ने पर वह न पाए तो वो मौके पर ही कुछ भी मनगढ़ंत बहाना बना लेगा। वैसे भी वो इतना बेशर्म है कि शर्मिंदगी से क्या फर्क पड़ता है। शिक्षक काओ और शिक्षक झांग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नीचे बैठे इन दो शिक्षकों में से कौन जीतेगा? वह वही है, एक शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों फिर भी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। क्या आप सचमुच ऐसा सोच रहे हैं? क्या वह सिर्फ दूसरों को शर्मिंदा करना नहीं चाहता? चुनौती स्वीकार करने पर खाना खा रहे कई छात्र वहां उमड़ पड़े। आज नए छात्रों के पंजीकरण का दिन है। आने वाले कई लोगों ने उस शिक्षक के बारे में सुना है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, हालांकि वे अभी तक उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं। उनमें से अधिकांश ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अंततः क्या होगा। नियमों के अनुसार आप मेरे छात्र का मार्गदर्शन करेंगे और मैं आपके छात्र का मार्गदर्शन करूंगा। लोगों को अपने आसपास इकट्ठा होते देख काओशियोंग का प्रदर्शन करने का उत्साह और भी बढ़ जाता है। वह अपने हाथ फैलाकर मुस्कुराता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते उन्हें अपने ही छात्रों को मार्गदर्शन देने की अनुमति नहीं होती ताकि नकल का संदेह न हो। सामान्यतः वे छात्रों का आदान प्रदान करके उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। युवती, आओ और अपनी मुक्केबाजी का हुनर दिखाओ। अपनी पूरी ताकत से पत्थर के खंभे पर प्रहार करो। प्रतियोगिता की विषय वस्तु और विधि की पुष्टि करने के बाद काओशियोंग एक अलौकिक संत का रूप धारण कर लेता है और स्तब्ध युवती की ओर देखता है। मैं वांग यंग झांग जुबान को देखकर शर्म से लाल हो जाती है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह नाराज नहीं है, वह आगे बढ़ती है।
अपने हाथों को फैलाए हुए उसके पूरे शरीर पर एक सुकून भरी आभा छाई हुई है। ओह, उसके मुक्के से उत्पन्न तरंग के कारण हवा सीटी बजाने लगती है। उसका मुक्का बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई इसे स्वयं न देखे तो उसे यकीन करना मुश्किल होगा कि यह उस हक्का बक्का युवती द्वारा की जा रही मुक्केबाजी की एक रस्म थी। उनका रुख दृढ़ और प्रभावशाली है। देखने से ही लगता है कि उन्होंने एक मजबूत नींव खड़ी कर ली है। बहुत जल्दी ही मुक्केबाजी का सिलसिला खत्म हो जाता है। मुक्केबाजी का वह प्रदर्शन देखने के बाद झांग जुबान निराशा में डूब जाता है। अपने अनुभव और यहाँ तक कि पिछले जीवन की यादों के आधार पर भी उन्हें इसमें कोई खामी नजर नहीं आई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करेगा। ऐसी चीज़ों को समझने की उसकी क्षमता बहुत कमजोर है। हाँ, अपनी पूरी ताकत से पत्थर के खंभे पर प्रहार करो। ये देखकर कि वह वाकई एक अच्छी कली है, काओशियोंग संतुष्टि से सिर हिलाता है और कहता है। उनसे कुछ ही दूरी पर एक पत्थर का स्तंभ खड़ा है। इसका उपयोग छात्रों की ताकत का आकलन करने के लिए किया जा सकता है, जिससे छात्रों को अपनी ताकत का बेहतर अंदाजा हो सके। वांग यंग शर्माते हुए पास आती है। उसने पहले किए गए मुक्केबाजी अभ्यास से प्राप्त शक्ति को शूटिंग स्टार्स में तब्दील कर दिया और एक जोरदार प्रहार किया। पेंग, पत्थर का स्तंभ टेढ़ा मेढ़ा है और उस पर संख्याएं अंकित हैं। 53 किलो। तुम्हारे मुक्के की ताकत बुरी नहीं है। काओशियोंग ने सहमति में सिर हिलाया। एक ऐसी छात्रा के लिए जिसने अभी तक शिक्षकों के मार्गदर्शन में अकादमी में प्रवेश नहीं किया है, और वह भी एक महिला होने के बावजूद, उसके मुक्के में इतना दम होना पहले से ही अविश्वसनीय है। मैंने पहले भी देखा है कि आपकी मुक्केबाजी बहुत जोरदार और शक्तिशाली है। हालांकि आपकी मुक्केबाजी में एक कमी यह है कि आपका पंच रूट थोड़ा छोटा है। अगर आप अपने निचले अंगों के घूमने की गति बढ़ा सकें तो इसकी ताकत में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पैरों में चोट लगनी चाहिए। काओशियोंग कहते हैं। एक शिक्षक से जैसी उम्मीद की जाती है, उनकी परखने की क्षमता वास्तव में झांग जियान से कहीं बेहतर है। एक ही नज़र में वे समझ गए कि वांग यंग के मुक्केबाजी अभ्यास का मुख्य बिंदु निचले अंग है और इसी से उन्होंने अनुमान लगाया कि उसे चोट लगी हो सकती है। हाँ, वांग यंग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। चोट लगने के कारण आप अपने निचले अंगों पर दबाव डालने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। चिंता न करें, इससे आपके पैरों की चोटें और खराब नहीं होंगी। इसके बाद काओशियोंग एक और नई विधि के बारे में बात करते हैं और उसे विस्तार से समझाते हैं। चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। वांग यंग की इस उम्र में इतनी ताकत देखकर लगता है कि उसकी समझने की क्षमता कमजोर नहीं है। उसे अवधारणाओं को पूरी तरह समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। फिर वह दोबारा पत्थर के खंभे के सामने खड़ी हुई और मुट्ठी भींच ली। शक्ति का एक प्रवाह उसके पूरे शरीर में भर गया और उसे लगा जैसे वह एक शक्तिशाली ड्रैगन हो। पेंग, 63। कुछ सरल निर्देशों के बाद उसके प्रहारों की ताकत 10 किलोग्राम बढ़ जाती है। उसकी ताकत में 10 किलो की वृद्धि हुई है, यानी 20% की वृद्धि। मेरा मार्गदर्शन पूरा हो गया है। अब तुम्हारी बारी है। अपने परिणाम को देखकर काओशियोंग हल्की सी मुस्कान बिखेरता है और उसके पीछे की खुशी स्पष्ट रूप से झलकती है। किसी छात्र की क्षमता में केवल एक ही मार्गदर्शन सत्र से 20% की वृद्धि होना बिल्कुल भी बुरा परिणाम नहीं है। शिक्षक झांग। इसके बाद एक छात्र काओशियोंग की पीठ से बाहर निकलता है और अपने मुक्केबाजी के अभ्यास को अंजाम देने के लिए खुद को तैयार करता है। सको वहीं पकाओ। झांग जुबान ने अपना हाथ उठाया। क्यों? शिक्षक झांग अपने शब्दों के विरुद्ध जाना चाहते हैं। काओशियोंग हंसते हुए कहता है। मेरी बात नहीं मानोगे, ये तो मजाक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जिस बात पर सहमत हुआ हूं उस पर मुझे पछतावा होगा? झांग जुबान ने जोरदार स्वर में कहा, लेकिन उस पल उसका दिल घबरा गया। एक पारलौकिक व्यक्ति होने के नाते वह भला किसी विद्यार्थी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? लेकिन अगर उन्हें रोमांटिक फिल्में डाउनलोड करने और देखने के क्षेत्र में मार्गदर्शन चाहिए तो वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि भीड़ की निगाहें उसकी हर हरकत पर टिकी थी। ऐसे में झांग जुबान शर्मिंदगी को बर्दाश्त करते हुए किसी बहाने से इस स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह आपका छात्र है और आपके आदेशों का पालन करता है। अगर वह मेरे मार्गदर्शन के बाद भी जानबूझकर अपनी पूरी ताकत न लगाए तो क्या मैं तुरंत हार नहीं जाऊंगा? मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। कम से कम मेरी थोड़ी सी विश्वसनीयता तो बची रहेगी। झांग जुबान को अपने ऊपर शक करते देख वह दांत पीसता है। ठीक है, मुझे इस छात्र की विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा द्वंद्व निष्पक्ष नहीं है। छात्र के ये शब्द सुनते ही झांग जुबान समझ गया कि अगर वह जबरदस्ती इस मुद्दे पर अड़ा रहा तो उसका मजाक ही उड़ाया जाएगा। इसलिए उसे और भी दृढ़ संकल्पित होकर कोई और रास्ता ढूंढना था। अन्याय? अन्याय क्या है? काओशियोंग कहते हैं। वांग यंग मेरी छात्रा है। अगर मैं जीता हूं तो भी वह मेरी ही छात्रा रहेगी। मुझे क्या मिलेगा? दूसरी ओर अगर मैं हारता हूं तो वह आपकी छात्रा बन जाएगी। क्या ये न्यायसंगत है? ये तो जीवन के जुए जैसा है। अगर मैं जीता हूं तो आप मुझे छोड़ देंगे और अगर मैं हारता हूं तो मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा। क्या आपको लगता है कि यह न्यायसंगत है? झांग जुबान कहता है। किंग, काओशियोंग असमंजस में है। अब जब वह इसे इस तरह से कहता है तो यह एक अनुचित चुनौती है। ये शर्त एक तरह की धोखाधड़ी है। हालांकि काओशियोंग को किसी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे पक्ष के हारने पर उसे अपना छात्र उसे सौंपना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर मैं हार जाऊं तो यहाँ बैठा लियू यांग तुम्हारा छात्र बन जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद काओशियोंग ने हाथ के इशारे से घोषणा की। लियू यांग वह प्रथम वर्ष का छात्र है जो झांग जुबान से मार्गदर्शन लेने के लिए बाहर चला गया था। शिक्षक, उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक का ऐसा निर्णय लेंगे। लियू यांग स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को स्वीकार करवाने के लिए वह मरना पसंद करेगा। चिंता मत करो, शिक्षक नहीं हारेंगे। काओशियोंग ने आत्मविश्वास से उसकी ओर देखा। हाँ, शिक्षक काओ पर पूरा भरोसा रखते हुए लियू यांग उनके पास जाता है और हो चाहे झांग जुबान देख रहा हो या नहीं, वह अपने मुक्केबाजी के अभ्यास को शुरू कर देता है। शुरू में तो वह कुछ और शब्द कहकर उस युवक को हार मानने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह युवक उसे बोलने का मौका दिए बिना ही तुरंत मुक्केबाजी शुरू कर देता है तो झांग जुबान थोड़ा निराश हो गया।
सच कहें तो वह छात्र के मुक्केबाजी के तरीके को भी नहीं पहचानता, तो वह उसमें खामी कैसे निकाल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है उसे मार्गदर्शन देने के लिए। इस मुक्केबाजी के तरीके में क्या खामी है। उसके सिर से पसीने की बूंदें बह रही हैं और चिंता उस पर हावी हो रही है। अगर उसे मार्गदर्शन के लिए कोई खामी नहीं मिलती तो खुद को शर्मिंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस छात्र को भर्ती करने के लिए उसने इतनी मेहनत की, वह चला जाएगा और उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। बूम! जैसे ही वह चिंता से अभिभूत हुआ, उसके मन में स्थित स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय कांप उठा और बिजली की गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। किताबों की अलमारी के ऊपर 4 शब्द दिखाई देते हैं। स्वर्ग का मार्ग अपूर्ण है। ये 4 शब्द एक भव्य अनुभूति उत्पन्न करते हैं, मानो पहाड़ हों। ये अपने साथ असीम प्रतिष्ठा और शक्ति समेटे हुए हैं। जैसे ही चारों शब्द बनते हैं, किताबों की अलमारी पर एक किताब प्रकट होती है और वे किताबें जो अमूर्त हैं उसके सामने गिर पड़ती हैं। यह क्या है? झांग जुबान का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना सिर नीचे करके अपने हाथों में पकड़ी किताब को देखा। उसे कवर पर केवल 2 शब्द ही दिखाई दिए, लियू यांग। पहले पन्ने को यूं ही पलटते हुए उसने देखा कि उस पर शब्दों का सघन समूह लिखा हुआ था। लियू यांग शियायुन शहर के लियू परिवार से ताल्लुक रखता है। होनतियन अकादमी का छात्र, जुक्सी क्षेत्र में प्रथम दान योद्धा। साधना तकनीक, कमल एक्यू पॉइंट से सफलता की शक्ति। लड़ाई की तकनीकें, उड़ते हुए फूल मुकेट नौसिखिया ड्रैगन इंच मुक्का विशेषज्ञ। कमियां, 12 पहलू। नंबर 1, वह अपने छल कपट में बहुत अधिक ताकत लगाता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 12, हालांकि उसका बायां हाथ कहीं अधिक मजबूत है, लेकिन उसकी मुक्केबाजी की शैली दाएं हाथ से लड़ने वाले के लिए अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके ऊपर लिखे हुए सघन शब्दों को देखकर झांग जुबान को ऐसा लग रहा है मानो वह पागल हो रहा हो। क्या यह असली के लिए है? जैसे ही वह लियू यांग की कमियों के बारे में सोच रहा होता है, स्वर्गपथ का पुस्तकालय उसकी कमजोरियों पर एक पुस्तक संकलित करता है। अगर इस पर जो लिखा है वह सच है, तो एक पारलौकिक व्यक्ति के रूप में उसे मिला उपहार पैकेज वाकई बहुत शक्तिशाली है। आपको ये जानना ही होगा कि हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। हर मार्शल आर्ट और हर दांव में कुछ न कुछ खामी होती है। इस दुनिया में पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी व्यक्ति की कमियों को पहचानकर उन्हें एक किताब में संकलित करना, ये पुस्तकालय वाकई अद्भुत है। टकराना। जैसे ही झांग जुबान अपने मन में पुस्तकालय में हुए परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, उसी समय लियू यांग ने अपने मुक्केबाजी के अभ्यास को पूरा कर लिया था। एक जोरदार कंपन के बाद पत्थर के खंभे पर संख्याएं दिखाई देने लगीं। 62। इस मुक्के की ताकत 62 किलोग्राम है। शिक्षक झांग, लियू यांग ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया है। क्या आप उन्हें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? काओ शियोंग मुस्कुराता है। ये शब्द सुनकर किनारे पर खड़े होकर हंगामा देख रहे लोग झांग जुबान की ओर देखने लगे। वे ये देखना चाहते थे कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला इकलौता शिक्षक अपने छात्र का मार्गदर्शन कैसे करेगा। अध्याय 4, चेहरे पर थप्पड़ मारना। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मैं अभी अभी स्वर्ग पथ के पुस्तकालय में आए कंपन से उसका ध्यान पूरी तरह से उसी ओर केंद्रित हो गया है और वह अभी भी स्तब्ध है। इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति की मुक्केबाजी की रणनीति क्या है, तो भला वह उसे कैसे मार्गदर्शन दे सकता है। शिक्षक झांग, कृपया मेरी गलतियों को सुधारें। लियू यांग आगे बढ़ती है और पूरी तरह झुक जाती है। एक तरफ वांग यांग अपनी आंखें झपकाती है। वह देखना चाहती है कि जिस विशेषज्ञ से वह भी मिली है वह उसे कैसे मार्गदर्शन देगा। किंग, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं बोला तो उसे शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। झांग जुबान जैसे ही कुछ बकवास करने वाला था, उसे अचानक पुस्तकालय में रखी किताब में दर्ज लियू यांग की कमियां याद आ गईं। उसे नहीं पता कि उसमें जो रिकॉर्ड है वो सच है या नहीं। हालांकि हालात को देखते हुए उसके लिए मौके पर ही कुछ मनगढ़ंत कहानी बनाना शायद नामुमकिन है। इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर बस इतना ही कहा, तुम्हारे पंच मारने के तरीके में बहुत सारी खामियां हैं, कुल मिलाकर 12 खामियां। हाँ, उसने कहा कि उसमें बहुत सारी खामियां हैं। 12? मैंने गलत तो नहीं सुना? यह अब तक का सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने सुना है। ये सोअरिंग फ्लावर फिस्ट शायद बहुत उन्नत न हो, लेकिन ये पूरे राज्य में सबसे आम कौशलों में से एक है और इसे बेसिक फिस्ट के रूप में जाना जाता है। हजारों वर्षों के सरलीकरण और परिष्करण के बाद हालांकि इसे परिपूर्ण नहीं माना जा सकता, लेकिन वास्तव में वह कहता है कि इसमें 12 कमियां हैं। सब झूठ है। शायद उसे कुछ समझ नहीं आया होगा, इसीलिए उसने मनगढ़ंत बातें बना ली। ... पहले तो आसपास मौजूद भीड़ सोच में डूबी हुई थी कि वह क्या कहेगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। सोअरिंग फ्लावर फिस्ट त्यानिक्सुआन साम्राज्य की सबसे बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकों में से एक है। ये ताइजू चांगक्वान के समान है। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसे पहले सीखना आवश्यक होता है। हजारों वर्षों तक अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद हालांकि इसमें बहुत अधिक शक्ति नहीं है, फिर भी यह अपनी त्रुटिहीनता के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, कुछ लोग इसे दोषरहित मुक्के भी कहते हैं। इस तरह के मुक्केबाजी के प्रदर्शन के लिए वह व्यक्ति दावा करता है कि इसमें 12 खामियां हैं। ये किस तरह का मजाक है? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, अगर प्रधानाचार्य भी आ जाएं तो शायद वे इतनी सारी कमियां नहीं बता पाएंगे। ओह, शिक्षक झांग वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो सोअरिंग फ्लावर फिस्ट्स में 12 खामियां ढूंढ निकालने में सक्षम हैं। कृपया हमें भी बताएं। जाहिर तौर पर काओ शियोंग को उम्मीद नहीं थी कि झांग जुबान इतना घमंडी होगा और मुंह खोलते ही ऐसे शब्द बोल देगा। उत्साह से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जानबूझकर झांग जुबान को कोने में धकेलने के लिए ये शब्द कहे थे। भीड़ की बातें सुनने के बावजूद झांग जुबान के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू यांग नाम का आदमी एक ऐसा पंचिंग मूव इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में सभी जानते हैं। उसका पिछला स्वरूप निश्चित रूप से इससे अवगत होगा। हालांकि चूंकि वह अभी परलोक की यात्रा पर निकला है, इसलिए दूसरे व्यक्ति की स्मृति अभी तक पूरी तरह से उसकी स्मृति में समाहित नहीं हुई है। हालांकि भले ही वह अपने पिछले जन्म में एक लाइब्रेरियन था, फिर भी वह एक असाधारण ज्ञानी व्यक्ति है।
इतना ही नहीं, वह बेहद साहसी भी है। आंखें घुमाते हुए वह बोला, क्यों, आपको विश्वास नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है कि मैं उसका मार्गदर्शन नहीं करना चाहता, बल्कि आप सब मुझ पर भरोसा नहीं करते। चूंकि आप मेरी बात नहीं मानना चाहते, तो फिर आप मुझे दोष नहीं दे सकते। वांग यंग, चलो चलते हैं। इस तरह का जुआ खेलना व्यर्थ है। बस यहीं रुके, हमें आप पर भरोसा है। हमें जरूर बताए। ये देखकर कि वह जाने ही वाला है, काओशियोंग ने तुरंत उसे रोक लिया। उसे पता चल गया है कि दूसरा पक्ष जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश कर रहा है ताकि दूसरे लोग उस पर भरोसा न करें और वह इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाए। हालांकि उसे सबक सिखाने का यह मौका उसके लिए इतना आसान नहीं था, तो भला वह इस स्थिति में कैसे हार मान सकता था। वह ये देखकर कि वह चुपके से भाग नहीं सकता, झांग जुबान के पास पुस्तकालय द्वारा संकलित पुस्तक को फिर से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ऐसा ही सही। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने किताब में दर्ज खामियों को ध्यान से देखा और उन 12 खामियों को एक बार फिर से पढ़ा। फिर उसकी नज़र आखिरी खामी पर पड़ी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अभी जो मुक्केबाजी का तरीका इस्तेमाल किया, वह दाहिने हाथ से किया गया था। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, पत्थर के खंभे पर वार करने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके देखो। चूंकि यह एक पारलौकिक व्यक्ति को दिया गया विशेषाधिकार है, इसलिए संभावना है कि यह सही हो सकता है। इसके अलावा भले ही इस पर दी गई जानकारी सटीक न हो, इस समय उसके पास इससे बचने का कोई बेहतर कारण नहीं है। क्या आप बाएं हाथ वाले संस्करण का उपयोग करने का प्रयास करेंगे? क्या इसे भी मार्गदर्शन माना जा सकता है? ये कैसा मजाक है? आमतौर पर बायां हाथ कमजोर होता है। अगर वो इसे अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से करे तो क्या वो पूरी मुक्केबाजी की कलाबाजी ही बिगाड़ नहीं देगा? डॉट 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 डॉट। भीड़ पहले तो स्तब्ध रह जाती है, फिर हंगामा मच जाता है। सभी लोग झांग जुबान को घृणा भरी निगाहों से घूरते हैं। सब जानते हैं कि बायां हाथ दाएं हाथ से कमजोर होता है। लियू यान के अभी अभी किए गए मुक्के की ताकत को देखते हुए ये साफ है कि वह बाएं हाथ से काम नहीं करता। फिर भी उसे बाएं हाथ से यह वार करने के लिए कहना, ये कैसा मजाक है? लियू यान, शिक्षक झांग की विधि का उपयोग करके देखो ताकि वह इसे छोड़ दे। जाहिर तौर पर काओशियोंग को झांग जुबान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह इतना उत्साहित था कि खुशी से उछलने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने लियू यान को आदेश दिया। भले ही उसने उसे अभी अभी छात्र के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि लियू यांग अपने दाहिने हाथ से ज़्यादा कुशल है और वह बाएं हाथ का नहीं है। अगर वह सचमुच उस तरह से वार करे तो शायद उसके पीछे का बल 30 किलो तक भी नहीं पहुंचेगा। किसी छात्र का मार्गदर्शन से पहले 62 किलोग्राम और मार्गदर्शन के बाद 30 किलोग्राम से कम वजन हासिल करना निश्चित रूप से झांग जुबान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला देगा। देखते हैं कि क्या वह अब भी इतना ही आत्मसंतुष्ट रह सकता है। हाँ, लियू यांग ठंडी हंसी हंसता है और फिर से मुक्केबाजी का अभ्यास करता है। उन्हें इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि वे बाएं हाथ से काम नहीं करते। उनसे बाएं हाथ से वार करवाने की कोशिश करना बिल्कुल बकवास है। सोअरिंग फ्लावर फिस्ट वह बुनियादी मुक्केबाजी है जिसका अभ्यास वह बचपन से कर रहा है। हालांकि उसे दाएं और बाएं हाथ के उलटफेर का उतना अनुभव नहीं है, लेकिन उसने जल्द ही इस पर महारत हासिल कर ली। भले ही इस मुक्केबाजी से निकलने वाली तरंग से तेज आंधी आती है, लेकिन चाहे यह उसकी ताकत हो या दक्षता, ये पिछली बार से कहीं ज़्यादा खतरनाक लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पारलौकिक व्यक्ति के रूप में मेरा विशेषाधिकार एक ढोंग हो? झांग जुबान बहुत घबराई हुई है। जब दूसरे लोग आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं तो उन्हें यह विशेषाधिकार मिलता है कि उनके पास एक बूढ़ा दादा है जो उन्हें सहजता से ज्ञान दे सकता है। जब तक वे पूरी निष्ठा से उनके निर्देशों का पालन करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उन्हें एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए जिसमें तरह तरह की उल्टी सीधी बातें लिखी हों। अगर किताब में लिखी बातें झूठी निकली तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बहुत जल्दी वह अपनी दिनचर्या पूरी कर लेता है। लियू यान पत्थर के खंभे के पास जाता है और अपनी बाईं मुट्ठी उठाकर उसे उस पर जोरदार प्रहार करता है। वेंग, अंकों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। एक, हाँ, ये सोचकर हैरानी होती है कि ये दसियों में होगा। जब उस पर अंक 1 दिखाई दिया तो काओशियोंग खुशी से खिलखिला उठा और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। हालांकि अपने शब्द पूरे करने से पहले ही वे उसके गले में अटक गए। उसकी आंखें मानो जमीन पर गिरने ही वाली थीं। 123 किलो। जो भीड़ उसका मजाक उड़ाने के इरादे से आई थी वह बुरी तरह डर गई और बेकाबू होकर कांपने लगी। पहले लियू यान का प्रहार 62 किलोग्राम का था और अब बढ़कर 123 किलोग्राम हो गया है, जो लगभग दोगुना है, यानी लगभग 100% की वृद्धि। क्या ये सच है? यहाँ तक कि कैंपस में शिक्षक योग्यता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शिक्षक भी अपने पहले मार्गदर्शन के दौरान अपने छात्र के परिणाम में 1 गुना वृद्धि नहीं कर सकता। मैं क्या यह मेरी तरफ से है? यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति लियू यान भी स्तब्ध रह गया है। वह विश्वास भरी निगाहों से चट्टान के स्तंभ को घूरता रहता है। वह जानता है कि वह बाएं हाथ से नहीं लिखता, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके बाएं हाथ में इतनी ताकत होगी। ये तो उसके दाहिने हाथ की तुलना में मात्र 1 गुना है। भीड़ अचंभित है। झांग जुबान के शरीर में उमड़ रही अपार खुशी से वह लगभग उछल पड़ता है। ये सच है। इस क्षण वह अंततः इस बात की पुष्टि कर सकता है कि पुस्तकालय द्वारा संकलित त्रुटियां सत्य हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा विकसित किए जा रहे कौशल और उसकी कमजोरियों को देख पाने की क्षमता, एक पारलौकिक व्यक्ति का यह विशेषाधिकार वास्तव में स्वर्ग के द्वार खोल देगा। तो कैसा रहा? आपके मार्गदर्शन से 20% सुधार हुआ जबकि मेरे मार्गदर्शन से 100% सुधार हुआ। शिक्षक काओ, आप और क्या कहना चाहते हैं? झांग जुबान हल्के से हंसता है। काओशियों का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी। शुरू में उसने ये प्रतियोगिता इसलिए प्रस्तावित की ताकि दूसरे पक्ष को मूर्ख बनते हुए देख सके। अंत में मूर्ख तो वह खुद ही बन गया। अपनी बाहों से एक जेड टोकन निकालते हुए उसने अपनी उंगली को काटा और उस पर ताज़ा खून की एक बूंद गिरी। लियू यांग, मैं तुम्हें अपने छात्र के रूप में स्वीकार नहीं करती। अब तुम शिक्षक झांग को अपना गुरु मान सकते हो। इतना कहकर उसने झांग जुबान की ओर देखा और कहा, इतना घमंड करने की जरूरत नहीं है।
इस बार तो तुम भाग्यशाली रहे। अगली बार जब हम मुकाबला करेंगे तो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। फिर वह मुड़कर जाने लगता है। इस बार न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, बल्कि उन्होंने एक छात्र को भी खो दिया और यहाँ तक कि उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ भी पड़ा। दूसरे शिक्षकों से हारना एक बात है, लेकिन समस्या की जड़ यह है कि यह व्यक्ति शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाने वाला पूरे अकादमी का सबसे खराब शिक्षक है। शिक्षक काओशियों को जाते हुए देखकर लियू यान का चेहरा उदास हो जाता है। हालांकि उन्होंने झांग जुबान के मार्गदर्शन में अच्छा परिणाम हासिल किया, लेकिन काओशियों की तरह उनका भी मानना है कि यह महज किस्मत की बात थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनमें इस तरह की प्रतिभा होगी। ठीक है, अब तुम मेरे छात्र हो, जल्दी करो और अपना पहचान पत्र निकालो। झांग जुबान को इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या सोच रहा है। शर्त में मिली जीत से उसे एक नया छात्र मिला है, इसलिए वह अभी भी इसका जश्न मनाने में व्यस्त है। वह लापरवाही से एक जेड टोकन उछाल देता है। हालांकि लियू यान वास्तव में उनका शिष्य बनने को इच्छुक नहीं है, फिर भी वह जानता है कि उसे शर्त के परिणाम को स्वीकार करना ही होगा। यदि वह झांग जुबान को अपना गुरु नहीं मानता तो अन्य गुरु उसे निश्चित रूप से अस्वीकार कर देंगे। इसलिए सत्यापन पूरा करने के लिए उसके पास इस जेड टोकन पर अपना रक्त पकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। कल यहीं पर पाठ के लिए मिलें। लियू यान से निपटने के बाद झांग जुबान ने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा। उसने वांग यांग की ओर देखा और कैंटीन से बाहर निकलने से पहले धीरे से कुछ शब्द कहे। अपने व्याख्यान कक्ष में लौटकर झांग जुबान बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन में स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय का बारीकी से अध्ययन करने में जुट जाता है। कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार उसे इसके बारे में कुछ बातें समझ में आ जाती हैं। जब तक वह व्यक्ति अपने सामने अपने कौशल या मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करता है, तब तक उसकी कमियों का तुरंत एक विवरण तैयार हो जाएगा। हाँ, इस बार तो मेरी किस्मत ही चमक गई। इसे हाथ में लेकर मैं एक ही बार में सारी खामियां देख लूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि अगली शिक्षक योग्यता परीक्षा में मुझे 0 अंक मिलेंगे। उसके दिल में असीम खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक पारलौकिक व्यक्ति के रूप में झांग जुबान को आखिरकार भविष्य के लिए कुछ उत्साह महसूस होता है। ताइजू चांगक्वान योजक चिन्ह ग्रेटर दैन शाब्दिक अर्थ है पूर्वज की लंबी मुट्ठी। लॉन्ग फिस्ट का संक्षिप्त परिचय। यह एक क्लोज कॉम्बैट कौशल है जो अपने अंगों को अधिकतम सीमा तक फैलाने पर जोर देता है। यह एक उच्च आक्रामक शैली है जिसका आदर्श वाक्य है, सबसे अच्छा बचाव एक लंबा आक्रमण है। ताइजू चांगक्वान को चीन के 6 महान लंबे मुक्कों में से एक माना जाता है। क्षेत्र के अनुसार इसके कई नाम हैं, लेकिन ये सुस्थापित है और इसने भविष्य में कई अन्य मुक्कों के निर्माण को प्रभावित किया है, इसलिए इसे 100 मुक्कों की जननी की उपाधि प्राप्त हुई है। अध्याय 5 युवा स्वामिनी स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। क्या आपने सुना? काओशियोंग लाओशी ने अभी अभी अकादमी के नंबर 1 शिक्षक झांग जुबान के साथ निचले स्तर से मुकाबला किया। क्या उन्होंने प्रतिस्पर्धा की? तो क्या झांग जुबान लाओशी निश्चित रूप से हार नहीं जाएगा? अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं हुआ। झांग जुबान लाओशी जीत गए। उन्होंने सहजता से एक छात्र का मार्गदर्शन किया और उसकी शक्ति को 1 गुना बढ़ा दिया। 1 गुना वृद्धि। अपने पहले मार्गदर्शन में लूशुन लाओशी भी ऐसा नहीं कर पाते। क्या आप सचमुच ऐसा कह रहे हैं? बहुत से लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है, तो यह वास्तविक कैसे नहीं हो सकता? ... कैंटीन में प्रतियोगिता देखने वाले लोग उत्साहपूर्वक इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले ही मार्गदर्शन में छात्र की क्षमता में 1 गुना वृद्धि हो जाए। झाओया ने उपहास उड़ाते हुए कहा, यह तो निश्चित रूप से सिर्फ किस्मत की बात है। बायू नगर त्यानिक्सुआन साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा नगर है और झाओया नगर प्रमुख की पुत्री है। बचपन से ही उसे उच्च स्तरीय शिक्षा दी गई है और होंगतियन अकादमी में आने का उसका उद्देश्य लूशुन की शिष्या के रूप में प्रवेश पाना है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लूशुन झांग शुवान से मिलने से पहले ही उसे पता चल जाएगा कि वह उससे कमतर है। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। किस्मत? मुझे नहीं लगता कि यह किस्मत है। आखिर ये तो पूरे गुना बढ़ोतरी है। सिर्फ किस्मत से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। उससे कुछ ही दूरी पर बैठी एक छात्रा ने उसकी बात पर प्रतिक्रिया दिए बिना नहीं रह सकी। तुम्हें लगता है कि ये महज किस्मत नहीं है? ये मत सोचो कि मैं झांग जुबान लाओशी को नहीं पहचानता। वही तो शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाया था और लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे आदमी में क्या काबिलियत होगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं यहीं पर उसका असली चेहरा बेनकाब कर सकता हूँ। झाओया का स्वभाव बचपन से ही अधीर रहा है। अकादमी के सबसे खराब शिक्षक की तारीफ सुनते ही वह तुरंत भड़क उठती है। ठीक है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षक सिर्फ बातें ही करता है? तुरंत ही 2 छात्र खड़े हो जाते हैं। वे तीनों कैंटीन से बाहर निकले और इधर उधर पूछने पर उन्हें झांग जुबान का कमरा मिल गया। दरवाजा खोलकर वे अंदर चले गए। आप झांग हुआन लाओशी हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि शिक्षक की कुर्सी पर बैठा युवक मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा रहा है। चाहे वे उसे किसी भी तरह से देखें, वह एक प्रभावशाली शिक्षक नहीं लगता। वास्तव में उन्हें असहजता महसूस होने लगी। वह मैं हूँ। कुछ छात्रों के प्रवेश को देखकर झांग जुबान ने स्वरपथ के पुस्तकालय का विश्लेषण करना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने के लिए मुड़ गया। हमने सुना है कि आपने काओशियोंग लाओशी के खिलाफ एक प्रतियोगिता जीती है और आपके मार्गदर्शन में बने शिष्य की शक्ति में 1 गुना वृद्धि हुई है। झाओया ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, अच्छा, तो मैं भी चाहूंगी कि आप मेरा मार्गदर्शन करें ताकि हम देख सकें कि क्या आप मेरी शक्ति में भी 1 गुना वृद्धि कर सकते हैं। मैं मुफ्त में नहीं मिलता। झांग जुबान ने उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। शिक्षकों को भी शिक्षक होने का अपना गौरव होता है। वे कलाकार नहीं हैं जो दर्शकों की इच्छा के अनुसार प्रदर्शन करें। वे सिर्फ अपनी इच्छा से दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा तुम्हारा ये रवैया कैसा है? ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ एहसानमंद हूँ। खाली नहीं हो? क्या तुम आजकल बिल्कुल खाली नहीं हो? झाओया समझ गई कि सामने वाला उसे टालने की कोशिश कर रहा है। गुस्से से उसने अपने दांत पीसे। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि वह आकर उसका झूठ उजागर करेगी, लेकिन अभी उसे उसकी क्षमताओं की एक झलक भी देखे बिना ही भगाया जा रहा है। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे छात्रों की भर्ती करनी है।
मेरे पास एक अभिमानी छोटी लड़की के साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। झांग जुबान ने शांत भाव से कहा। तुम झाओ या इतनी गुस्से में थी कि उसकी खूबसूरत आंखें इधर उधर घूमने लगीं। वह एक नगर के रईस की बेटी है और साथ ही साथ बेहद खूबसूरत भी। वह जहाँ भी जाती है लोग उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन इस शख्स ने न सिर्फ उसे ठुकरा दिया बल्कि यहाँ तक कह दिया कि वह बेवजह इधर उधर घूम रही है। कितना घिनौना। भले ही वह शिक्षक हो, यह अक्षम्य है। हमें क्या करना होगा ताकि आप हमारा मार्गदर्शन करें? अपने कठोर दांतों को पीसते हुए झाओया ने सवाल किया। मुझे अपना शिक्षक मानो, झांग जुबान ने शांत भाव से जवाब दिया और झाओया को एक विचित्र भाव से देखा। सामने वाले के उसे मूर्ख समझकर घूरने पर झाओया लड़खड़ाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपको अपना गुरु मान लेती हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे गलत शिक्षा दी या बकवास की तो मैं आपके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी। झाओ हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम उसे अपना गुरु बना लोगे तो तुम लूशुन लाओशी के शिष्य नहीं बन पाओगे। उसके साथ आए दोनों दोस्त उसकी सहमति सुनकर लगभग बेहोश हो गए। उन्होंने तुरंत उसे मनाने की कोशिश शुरू कर दी। अपनी दोनों सहेलियों की बातों को सुनकर झाओया हिचकिचा जाती है। वह विद्यालय के नियमों से भलीभांति परिचित है। एक बार किसी शिक्षक की छात्रा बनने के बाद यदि कोई छात्रा किसी अन्य शिक्षक से पढ़ना चाहती है तो उसे पहले अपने वर्तमान शिक्षक की कक्षाओं से नाम वापस लेना होगा। हालांकि यदि वह ऐसा करती है तो दूसरा शिक्षक उसे अस्वीकार कर सकता है, और लूशुन जैसे लोकप्रिय शिक्षक के मामले में तो यह और भी मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो जल्दी से चली जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। नए छात्रों की भर्ती में झांग जुबान ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। कौन कहता है कि मुझमें हिम्मत नहीं है? वह अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन झांग जुबान की बातें सुनकर झाओया तुरंत भड़क उठी। उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, मैं अभी आपको अपना गुरु मानती हूँ। चलिए अपने रिश्ते की पुष्टि करते हैं। तुम्हारा रवैया बहुत बुरा है। भले ही तुम मुझे अपना स्वामी बनाना चाहती हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। झांग जुबान ने उसे एक बार फिर हाथ हिलाकर दूर कर दिया। आज्ञाकारी विद्यार्थियों को भर्ती करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व वांग्यन करते थे। लेकिन वर्तमान वाला तो मानो बारूद के नशे में चूर है। विद्यार्थी न होने पर भी वह उसे प्रवेश देने को तैयार नहीं है। आप उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने उसे अपना शिक्षक मानकर सब कुछ सहन करने का फैसला किया तब भी उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। झाओया को अपने अंदर से आग भड़कती हुई महसूस हो रही थी। वह खासतौर पर उसके धोखे को उजागर करने के लिए यहाँ आई थी। अगर वह अब गुस्से में वहां से चली जाती है तो क्या वह उसके जाल में नहीं फंस जाएगी? शायद ये व्यक्ति जानबूझकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका धोखा उजागर न हो सके। वह किसी भी कीमत पर चीज़ों को उसके मन मुताबिक नहीं होने देने पर अड़ी हुई है। हम पहले तो मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने के बाद देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगा। ऐसा सोचते हुए झाओया ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबा लिया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने सफ़ेद दांत दिखाए और कहा, गुरुजी क्रोधित न हो, मैंने अनादर किया। मैं सचमुच आपकी छात्रा बनना चाहती हूँ। क्या मैं आपसे मुझे स्वीकार करने की विनती कर सकती हूँ? अब ठीक है। उसके रवैये में बदलाव देखकर झांग जुबान ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस कमरे की सफाई करो। मैं यहाँ धूल का एक कण भी नहीं देखना चाहता। साथ ही बाहर वाले शौचालय को भी साफ करने में मेरी मदद करो। टॉयलेट बाउल को अच्छे से साफ करो। उसके बाद मैं जांच करूंगा। अगर मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हुआ तो मैं तुम्हें अपने मार्गदर्शन में ले लूंगा। ज़्यादा आगे मत बढ़ो, झाओया हिंसक होने ही वाली है। उसकी पहचान क्या है? वह एक नगर के जमींदार की बेटी है, एक कुलीन परिवार की बेटी। बचपन से उसने कभी कोई घरेलू काम नहीं किया, फिर भी यह आदमी उससे कमरा साफ करवाना चाहता है। यहाँ तक कि शौचालय साफ करवाना, टॉयलेट सीट साफ करवाना। क्या वह पागल है? अगर तुम ऐसे सती काम भी नहीं कर सकते तो अभी जा सकते हो। मुझे आलसी और निकम्मे छात्रों की ज़रूरत नहीं है, झांग जुबान ने कहा। हाँ, नन्ही बच्ची, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। कौन कहता है कि मैं बेकार हूँ? मैं अभी सफाई करूंगी, मैं अभी रगड़ रगड़ कर साफ करूंगी। झाओया गुस्से से बोली। झाड़ू और पोछा उठाकर उसने कमरा साफ करना शुरू कर दिया। झाओया, क्यों ना हम इसे भूल ही जाएं। मुझे नहीं लगता कि वह वास्तव में सक्षम है। वह जानबूझकर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसके साथ आए दोनों दोस्त जब शहर के एक जमींदार की युवा मालकिन को जगह की सफाई करते हुए देखते हैं तो वे सभी भयभीत हो जाते हैं और जल्दी से उसे ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। तुम दोनों पहले बाहर इंतजार करो। बचपन से ही मैं झाओया कभी हरा नहीं हूँ। आज मैंने उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया है, झाओया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह झाओया के स्वभाव को उसकी दोनों सहेलियां समझती हैं। ये देखकर कि वह मानने को तैयार नहीं है, वे दोनों एक दूसरे को देखती हैं और समझ नहीं पाती कि क्या करें। बटलर याओ को सूचित करो, क्या वह भी नहीं आया था? अगर बटलर को पता चल जाए कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला व्यक्ति अपनी मालकिन को शौचालय साफ करने का आदेश दे रहा है तो वह उसे जरूर रोक देगा। कुछ देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद उनमें से एक को एक समाधान सूझा। झाओया जैसी शख्सियत के लिए भले ही अकादमी तक के सफर में कोई खतरा न हो, फिर भी कोई न कोई उसके साथ था। उसका साथ देने वाला व्यक्ति बटलर याओ था। फिलहाल वह अकादमी के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम उसे ढूंढते हैं। बिना किसी झिझक के वे दोनों तुरंत अकादमी से बाहर निकल गए। धनी परिवारों की अन्य बेटियों की तरह जिद्दी स्वभाव वाली झाओया ने भले ही पहले कभी घरेलू काम नहीं किए थे, लेकिन उसे इसमें ढलने में देर नहीं लगी। देखते ही देखते कमरा साफ हो गया। बाहर का शौचालय भी चमक रहा था। बुरा नहीं है, झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। आप मुझे अपना छात्र बना सकते हैं और अब मेरी साधना का मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना? अपना काम खत्म करने के बाद झाओया ने दांत किटकिटाते हुए लुओ लुओ की आवाज़ निकाली। उसका कोमल चेहरा बिगड़ गया क्योंकि वह अपने सामने खड़े आदमी को मुक्का मारने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी।
ओह, आपका पहचान पत्र। दूसरे पक्ष की जानलेवा निगाहों को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान ने लापरवाही से उसकी ओर एक जेड टोकन फेंक दिया। गहरी सांस लेते हुए झाओया उस पर खून की एक बूंद टपकाती है, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि होती है। झांग लाओशी, अब जबकि मैं आपका छात्र हूँ, क्या आप मुझे एक दो सुझाव दे सकते हैं? अब जबकि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के कगार पर है, अपने सामने मौजूद उस घृणित व्यक्ति का असली चेहरा उजागर करने के करीब है, झाओया अपने दिल में उमड़ रहे उत्साह को दबाती है और पूछती है, पहले मुझे अपनी युद्ध तकनीक दिखाओ ताकि मैं तुम्हारे बुनियादी कौशल का आकलन कर सकूं। झांग जुबान ने इशारा किया। हाँ, बिना किसी अनावश्यक बात के झाओया अपने हाथों को जोड़कर प्रणाम करती है और फिर अपनी कला का प्रदर्शन करती है। हो, हवा जोर से चल रही है। उसका वार पूरी ताकत से भरा है। एक महिला होने के नाते उसके वार वांग यंग से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हैं। एक नज़र में ही पता चलता है कि उसने अपने प्रशिक्षण में काफी मेहनत की है। झाओया को अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए देखते हुए झांग जुबान का ध्यान इस समय पुस्तकालय में केंद्रित था। उम्मीद के मुताबिक हल्की सी कंपन के साथ एक किताब अलमारियों से नीचे गिर गई। कवर पर झाओया ये दो शब्द लिखे हुए हैं। झाओया, बेयू नगर के नगर प्रमुख की पुत्री, प्रथम दान जुक्सी क्षेत्र शिखर की योद्धा, खेती तकनीक श्वेत जेड शुद्ध कन्या कौशल डॉट 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 डॉट। कमजोरी 27 खामियां। नंबर 1, उसका स्वभाव उतावला है और वह आसानी से क्रोधित हो जाती है। ये श्वेत जेड कौशल की शांत और सहज प्रकृति के विपरीत है, इसलिए वह इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है। नंबर 2, ये पुस्तक बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने पहले देखी थी। इसमें झाओया की साधना में मौजूद सभी खामियों और कमियों का विवरण है। पेंग पेंग पेंग। कुछ ही क्षणों में झाओया ने मुक्केबाजी का पूरा अभ्यास पूरा कर लिया। अपनी कोमल हथेलियों को कसकर वह मुड़ी और कक्षा में मौजूद उस पत्थर के खंभे की ओर एक जोरदार प्रहार किया जिसका उपयोग प्रहार की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। एक स्पष्ट ध्वनि, उस पर संख्याओं का एक समूह दिखाई देता है। 110। बुरा नहीं, बुरा नहीं। झांग जुबान ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। अकादमी में आने से पहले ही अपनी मुट्ठी में इतनी ताकत रखने में सक्षम होने से झाओया वास्तव में एक नगर प्रमुख की बेटी है जिसके पास असाधारण शक्ति है। ठीक है, मुझे कुछ सुझाव दीजिए। अपनी कला का प्रदर्शन करने के बाद उसका चेहरा न तो लाल होता है और न ही वह हौनफती है। झाओया झांग जुबान की ओर मुड़कर देखती है। अध्याय 6। तुमने हमारी युवती के साथ क्या किया? स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। जो काम करना था उसे पूरा करने के बाद झाओया अपने सामने खड़े व्यक्ति को खुद को शर्मिंदा करते हुए देखने के लिए तैयार है। अचानक उसके मन में एक विचार आता है और उसकी आस्तीन में एक रिकॉर्ड क्रिस्टल दिखाई देता है। रिकॉर्ड क्रिस्टल एक ऐसी वस्तु है जो अपने आसपास के वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। वह इसका इस्तेमाल झांग जुबान के अपराध के सबूत के रूप में करना चाहती है। इस तरह जब वह उसके अपराध के बारे में सबको बताएगी तो वह झूठ बोलकर अपना बचाव नहीं कर पाएगा। देखते हैं तब तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। लूशुन लाओशी से मुकाबला करने का सपना देखना बस एक सपना ही है। ये सोचकर कि वह जल्द ही उसके खिलाफ सबूत हासिल कर लेगी और उसे दंडित करके अपना गुस्सा निकाल लेगी, झाओया की आंखें चमक उठीं और वह अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाए। अपनी खुशी को दबाते हुए जब वह ये देखने का इंतजार कर रही थी कि दूसरा पक्ष क्या बेतुकी बात करेगा, तभी लालटेन जैसी चमकीली आंखों का एक जोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। झाओया चौंक कर उछल पड़ी और जल्दी से पीछे हट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह झांग जुबान लाओशी है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ, मैं बस देख रहा हूँ। अपने हाथ पीछे करके वह झाओया के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना सिर हिलाता है। फिर वह अचानक झाओया के सामने रुक जाता है। उनके बीच एक ची से भी कम दूरी रह जाती है, यानी 33.3 सेमी। वह उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती है। झाओया का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक कोई भी पुरुष उसके इतने करीब नहीं आया था। उसका दिल जोर से धड़क रहा है। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, तुम बीमार हो। ये शब्द सुनकर झाओया लगभग बेहोश होने ही वाली थी। तुम बीमार हो? तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। वह पागल होने की कगार पर है। इस आदमी के दिमाग में क्या खराबी है? उसने उसके सामने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया ताकि वह उसमें मौजूद कमियों को बता सके। इसके बजाय यह आदमी कहता है कि वह बीमार है। भला इस दुनिया में ऐसा नीच इंसान कैसे रह सकता है? तुमने गाली गलौज क्यों शुरू कर दी? झांग जुबान ने भौहें चढ़ाईं। जल्द ही उसे अपने शब्दों के अन्य अर्थों का एहसास हुआ और उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा शरीर बीमार है, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ, झाओया ने ठंडे लहजे में कहा। मेरी राय में तुम ही बीमार हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह बैल की तरह बलवान है। उसकी एक मुट्ठी में 100 किलो से अधिक की ताकत है। उसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि वह बीमार है या नहीं। मेरी बात को पहले ही नकार मत दो। क्या तुम्हें अक्सर अपने दांजों और जुजुए एक्यूपॉइंट में हल्का दर्द महसूस होता है? खासकर पूर्णिमा की रात को जब नम हवा चलती है तो तुम्हारे शरीर पर हल्का लाल रंग दिखाई देता है और तुम्हें ऐसा लगता है। इस बिंदु पर झांग जुबान एक पल के लिए हिचकिचाता है, मानो इसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल हो। वह आगे कहता है, चाहे तुम कितना भी अभ्यास करो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल शांत नहीं हो रहा है। संक्षेप में, डेनिजोंग एक एक्यूपॉइंट है जो आपके दोनों निपल से होकर गुजरने वाली क्षैतिज रेखा के केंद्र में स्थित है। जुजुए आपकी पसलियों के ठीक नीचे स्थित है। कैसे? आपको कैसे पता चला? क्रोधित झाओया ने दूसरे पक्ष द्वारा कही गई हर बात का सीधे तौर पर खंडन करने का इरादा किया था, लेकिन उन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और वह स्तब्ध रह गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो शब्द कहे वे गलत हैं, बल्कि वे बस कुछ ज्यादा ही सही हैं। हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान उसे अपने दांजों और जुजुए में हल्का दर्द महसूस होता था। हालांकि दर्द ज्यादा तेज नहीं था, इसलिए वह उसे सहन कर लेती थी। समस्या की जड़ ये थी कि पूर्णिमा की रात को जब ठंडी हवा चलती थी तो उसका शरीर अजीब तरह से बदल जाता था। उसका शरीर लाल हो जाता था और उसमें तीव्र इच्छा जागृत हो जाती थी। अपनी भावनाओं को दबा न पाने के कारण उसे किसी पुरुष के आलिंगन की तीव्र इच्छा होती थी।
वह महज 16-17 साल की युवती है जिसने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, इसलिए वह इस भावना को नहीं समझ पाती। उसे बस शर्मिंदगी महसूस होती है। शुरू में उसे लगा कि वह इसे सहन कर लेगी और यह बीत जाएगा, लेकिन ये भावनाएं और तीव्र होती गईं। जैसे जैसे उसका शरीर विकसित होता गया और उसकी छाती और अधिक भरी हुई होती गई, उसे लगा कि ये प्रवृत्तियां और अधिक अनियंत्रित होती जा रही हैं। पहले वह अपनी साधना तकनीक के 2 चक्रों से ही इस समस्या से निपट लेती थी, लेकिन अब 10 बार अभ्यास करने पर भी उसकी इच्छाएं शांत नहीं हो रही थीं। उसे सूर्योदय तक अपना अभ्यास रोकना पड़ा। यह मामला इतना विचित्र है कि वह किसी को भी इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके नगर स्वामी पिता भी इससे अनजान हैं। हालांकि इस मामले के बारे में किसी को पता नहीं था, फिर भी इस व्यक्ति को इसके बारे में कैसे पता चला? वह इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह इस अकादमी में आई ताकि समस्या की जड़ का पता लगाकर उसे हमेशा के लिए हल कर सके। मैं एक शिक्षक हूँ। अभी अभी तुमने जो मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया उससे मुझे पता चल गया। झांग जुबान ने शांत भाव से जवाब दिया। बेशक किसी के पंचिंग रूटीन को देखकर इतना कुछ बताना असंभव है। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय एक असाधारण खजाना है। जब तक उसमें कोई खामी है, भले ही उसका उसकी क्षमताओं से कोई लेना देना न हो, वह उसमें दर्ज होगी। ठीक इसी वजह से कि उसने उसकी समस्याओं को देखा था, झांग जुबान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या इसका कोई समाधान है? झाओया ने अपने जबड़े भींच लिए और लाल चेहरे के साथ पूछा। पार्टी के धोखे को उजागर करने के लिए उसने जो दृढ़ निश्चय किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि पल भर में उसकी सारी समस्याएं उसी के हाथों उजागर हो गईं। इससे उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। इसे हल करने का एक तरीका है। कल क्लास में आना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। झांग जुबान अपने हाथों से इशारा करता है। वास्तव में? झाओया की आंखें अविश्वास से चमक उठीं। वह अपने शरीर की समस्याओं से भलीभांति परिचित है। अपनी उग्र इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण वह हर काम में चिड़चिड़ी और अधीर हो जाती है। शुरुआत में उसे लगा कि वह इस मामले को केवल अपने दिल में ही दबाकर रख सकती है और इस समस्या का कोई हल नहीं है। हालांकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अकादमी का आखिरी शिक्षक कुछ ही शब्दों में उसका भेद खोल देगा। और तो और उनके पास इसका इलाज भी है। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अकादमी में दूसरे शिक्षकों को ढूंढ सकते हैं। झांग जुबान ने एक विशेषज्ञ की तरह उदासीन भाव से अपना हाथ हिलाया। नहीं नहीं शिक्षक, आप ही अकेले हैं। झाओया ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी तकलीफ शुरू हुए अभी 1-2 दिन नहीं बीते थे। शहर के अनगिनत डॉक्टर भी यह नहीं बता पाए कि उसे क्या तकलीफ है। यहाँ तक कि उसके पिता नगर प्रमुख झाओ भी यह नहीं समझ पाए कि उसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन झांग जुबान लाओशी ने एक नज़र में ही सब कुछ बता दिया। अगर उनकी पारखी नज़रों की तुलना की जाए तो इनमें से कोई भी उसे मुकाबला नहीं कर सकता। यही वजह है कि उसे लगता है कि उसके पास उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का कोई तरीका होगा। वह रिकॉर्ड क्रिस्टल, क्या आप उसे अभी भी अपने पास रखना चाहते हैं? झांग जुबान अपनी आस्तीनों की ओर इशारा करती है। झाओया भयभीत हो जाती है। अब जाकर उसे वह रिकॉर्ड क्रिस्टल याद आता है जिसे उसने जानबूझकर पीछे छोड़ दिया था ताकि उसके खिलाफ सबूत जुटा सके। अगर बातचीत की बातें लीक हो गईं तो वह कैसे सिर ऊंचा करके चल पाएगी? मैं नहीं। हथेली से थोड़ा बल लगाने पर कचा रिकॉर्ड क्रिस्टल चूर चूर हो जाता है। क्रिस्टल को नष्ट करने के बाद झाओया ने एक बार फिर झांग लाओशी की ओर देखा। इस बार उसके चेहरे पर घृणा का भाव नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय भाव था। रिकॉर्ड क्रिस्टल को इतनी सावधानी से छिपाने के बावजूद भी वह पकड़ी गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर की कमियां भी उसके द्वारा उजागर हो गईं। इतनी काबिलियत वाली कोई व्यक्ति शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक कैसे प्राप्त कर सकती है? उसे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होगी, बाहरी लोगों के विचारों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सुना है कि सभी विशेषज्ञ ऐसे ही होते हैं। जब यह विचार उसके मन में आता है तो उसके दिल में झांग जुबान की छवि एक धोखेबाज से बदलकर दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में विकसित हो जाती है। अपना पहचान पत्र लेकर अपना बिस्तर और किताबें ले आइए, साथ ही अपने रहने की जगह भी देख लीजिए। कल हम समय पर कक्षाएं शुरू करेंगे। एक और छात्रा को लड़खड़ाते देख झांग जुबान हाथ हिलाते हुए उसे निर्देश देता है। अचानक बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और पलक झपकते ही एक व्यक्ति अंदर आ जाता है। अंदर आने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का पुरुष है। कक्षा में प्रवेश करते ही उसके व्यक्तित्व में एक उग्रता झलकती है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि वह कमजोर नहीं है। युवती मालकिन। दरवाजे से अंदर आने के बाद अधेड़ उम्र का आदमी रुकता है और झाओया को झुककर प्रणाम करता है। अंकल याओ, आप यहाँ क्यों हैं? झाओया उसे खाली निगाहों से देखती रहती है। यह कोई और नहीं बल्कि बेयू शहर का वही बटलर है जिसे उसकी दोनों सहेलियां आमंत्रित करने गई थीं, याओ हान। झाओया को अकादमी भेजने के बाद जैसे ही वह जाने वाला था, उसकी दोनों सहेलियां दौड़कर उसके पास आईं और उसे बताया कि युवती उस लड़के को अपना शिक्षक मानना चाहती है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, और उसने युवती को शौचालय साफ करने का आदेश भी दिया था। ये शब्द सुनकर बटलर याओ हान लगभग वहीं भड़क उठा। शहर के मालिक की लाडली नन्ही मालकिन। घर में कोई उसे हुक्म देने की हिम्मत नहीं करता। उससे फर्श साफ करवाने और टॉयलेट साफ करवाने की हिम्मत करना, उसकी तो हद ही हो गई। अगर यह शख्स अकादमी के प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक है तो वह इस मामले को छोड़ सकता है, क्योंकि वे चयन प्रक्रिया में अधिक सावधानी बरतते हैं। समस्या की जड़ यह है कि ये शख्स शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी स्थान पर आया था, और तो और इसने एक व्यक्ति को इतना परेशान किया कि वह पागल हो गया। वह युवती उस जैसे व्यक्ति के अधीन कैसे अध्ययन कर सकती है? शहर में भी जिन लोगों ने उसका मार्गदर्शन किया, भले ही अनौपचारिक रूप से ही सही, वे यहाँ मौजूद इस व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। छोटी मालकिन, क्या आप? झांग जुबान को ठंडी निगाहों से घूरते हुए याओ हान ने जल्दी से छोटी मालकिन की ओर देखा। मैंने झांग लाओशी को अपना गुरु मान लिया है, झाओया ने घोषणा की। पूरी ताकत से दौड़ते हुए भी उसे नहीं लगा था कि वह एक कदम पीछे रह जाएगा। याओ हान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने झाओया को अपनी पीठ पर खींच लिया। उसने झांग जुबान को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, जल्दी से हमारी युवा मालकिन को अपनी देखरेख से छुड़ाओ।
फिर माफी मांगो, वरना जब मैं इस मामले को उजागर करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने एक नाबालिग लड़की को जादू टोने से वश में करके उसे अपनी देखरेख में रखा था। एक नाबालिग लड़की को जादू से वश में कर लिया। क्या आपका यह मुहावरा कुछ ज्यादा ही नहीं है? झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। अगर दूसरे लोग ये शब्द सुनते तो वे सोचते कि उसने झाओया के साथ कुछ गलत किया है। स्वर्ग साक्षी है कि उसने जो कुछ किया है वह केवल एक शिष्य को स्वीकार करना है। यह एक अत्यंत पवित्र कार्य है। मुझसे खिलवाड़ मत करो। हमारे परिवार की यह युवती एक प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभा की धनी है। वह ऐसी नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति पढ़ा सके। अगर तुम उसे अभी अपनी कक्षाओं से हटा दोगे तो मैं इस बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ। अन्यथा मैं निश्चित रूप से प्रधानाचार्य से इस बारे में बात करूंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। याओ हान चीखता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, झाओया पीछे से आकर उसे रोक देता है। अंकल याओ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से झांग लाओशी को अपना गुरु स्वीकार किया है। आप मेरे लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हैं? झाओया अपने पैर पटकती है। वह अकादमी में इसलिए आई थी ताकि अपने शरीर की समस्या का समाधान करवा सके। उसे इस बात की खुशी है कि उससे पहले वाले शिक्षक ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह आदमी आकर सब गड़बड़ कर रहा है। आखिर यह कर क्या रहा है? अपनी मर्जी से। याओ हान ने युवा मालकिन की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि वह सचमुच आपको ऐसा मार्गदर्शन दे सकता है जिससे आपकी शक्ति में वृद्धि हो सके? वह युवती स्वाभिमानी है, ये बात वह भली भांति जानता है। क्या ये संभव है कि यह शिक्षक, जिसकी छवि एक निकम्मे व्यक्ति के रूप में है, उसे सही राह दिखा सके? इसीलिए उसने उसे स्वीकार किया। क्या मैं अपनी शक्ति को बढ़ने दूं? उसने ऐसा नहीं किया। झाओया ने अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने केवल उसकी बीमारी की ओर इशारा किया। उसने उसे साधना के बारे में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया। नहीं तो फिर? याओ हान अचंभित है। ठीक है अंकल याओ, पूछना बंद करो। अपनी बीमारी को याद करते हुए झाओया का चेहरा लाल हो जाता है। उस युवती का ऐसा व्यवहार देखकर याओ हान असमंजस में पड़कर उसे घूरने लगता है। फिर जब उसकी नज़र जमीन पर बिखरे हुए टूटे हुए रिकॉर्ड क्रिस्टल पर पड़ती है तो उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाता है और पल भर में वह मानो किसी उग्र शेर में बदल जाता है। अरे बदमाश, तुमने हमारी युवती के साथ क्या किया? क्या तुम्हें लगा कि मैं अभी तुम्हें जान से मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? बूम! उसके क्रोध में एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह उमड़ता है और हवा जोर से गरजती है। जिया, जमीन दर्द से करा उठती है, मानो भारी दबाव सहन न कर पा रही हो। अध्याय 7। आपको पहले भी छोड़ा जा चुका है। स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। मैंने क्या किया? दूसरे पक्ष को गुस्से से उबलता देखकर झांग जुबान अवाक रह गया। क्या ये गलतफहमी हद से ज्यादा गंभीर नहीं हो रही थी? हालांकि वह समझ सकता था कि दूसरों का ऐसा सोचना स्वाभाविक था। आखिरकार बिना किसी मार्गदर्शन के वह अपनी युवा स्वामिनी को स्वेच्छा से अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए राजी कर पाया था और इस विषय पर बात करते ही वह शर्मा भी गई थी। इसके अलावा रिकॉर्ड क्रिस्टल चकनाचूर हो चुका था। यह स्पष्ट रूप से सबूत मिटाने का कार्य था। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। झांग जुबान को तुरंत ही एक अजीब चाचा, एक कामुक व्यक्ति, एक बेशर्म शिक्षक और इसी तरह के अन्य नामों से पुकारा जाने लगा। अंकल याओ, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप इसी तरह का व्यवहार करते रहे तो मैं आपसे कभी कोई वास्ता नहीं रखूंगा। गुस्से से भरे याओ हान को देखकर और उसकी बातें सुनकर वह कैसे नहीं जान सकती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, आखिरकार वह एक युवती थी। इस तरह की अफवाहें उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देती। युवती? झाओया द्वारा बीच में ही बात काट दिए जाने पर याओ हान केवल अपनी आभा को समेट सकता था। ठीक है, मेरे साथ आओ और मेरा बिस्तर ले आओ। मुझे यहाँ मत रोको, कल मेरी क्लास है। झाओया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। वह अपनी बीमारी के बारे में बात करने को तैयार नहीं थी। अगर वह उसे इसके बारे में बताती तो वह निश्चित रूप से उस पर बात करने का दबाव डालता। ऐसी स्थिति में वह भला इसके बारे में कैसे बात कर सकती थी? इस प्रकार कोई और बहाना न बना पाने के कारण वह केवल यही दावा कर सकी कि उसने स्वेच्छा से झांग जुबान को अपना शिक्षक स्वीकार किया था। जब याओ हान ने देखा कि युवती कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी तो उसने आंखों में एक चमक लिए झांग जुबान की ओर ठंडी निगाहों से देखा, मानो वह किसी बात पर विचार कर रहा हो। फिर उसने अपना हाथ झटक कर मोड़ा और बाहर चला गया। इस समय उस युवक को जान से मारने का इरादा उसके मन में बना हुआ था। अगर वे अकादमी में न होते और युवती उसे न रोकती तो वह बहुत पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। इस बार मैंने किसे नाराज कर दिया? याओ हान की ठंडी निगाहों को देखकर झांग जुबान असमंजस में पड़ गया। मैंने तो सिर्फ एक छात्र को ही दाखिला दिया था, क्या आपको इतना सब करना जरूरी था? उसने ऐसा जताने की कोशिश की मानो मैं एक अक्षम्य अपराधी हूं जो इस दुनिया में सारी बुराई की जड़ है। समस्या ये थी कि उसने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो इसे, आज अभी भी समय है। देखते हैं कि क्या मैं कुछ और छात्रों को भर्ती कर सकता हूँ। जितने अधिक छात्र मेरे मार्गदर्शन में होंगे उतने ही अधिक संसाधन मुझे प्राप्त होंगे। हॉन्टियन अकादमी में शिक्षकों के कई अलग अलग स्तर थे। हर साल छात्रों की स्थिति के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता था। छात्रों की संख्या, उनकी प्रगति की गति, विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके परिणाम, इन सभी बातों पर शिक्षकों की पदोन्नति निर्भर करती थी। छात्रों का स्तर जितना ऊंचा होगा, शिक्षक को मिलने वाले संसाधन उतने ही तेजी से बढ़ेंगे। स्वाभाविक रूप से यही बात छात्रों को मिलने वाले संसाधनों पर भी लागू होती है। शायद शिक्षक और छात्र के एक साथ आगे बढ़ने का यही अर्थ था। फिलहाल उन्होंने सिर्फ 3 छात्रों को ही दाखिला दिया था। हो सकता है कि वे शिक्षक के पद पर बने रह सकें, लेकिन योग्यता की बात करें तो वे पूरे स्कूल में सबसे पीछे थे। आगे बढ़ने के लिए उसे केवल और अधिक छात्रों की भर्ती जारी रखनी थी। अल्पिराम 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 अल्पिराम। झांग यांग, ज्यादा निराश मत हो। वान चाओ लाओशी ने ही तुम्हें अस्वीकार किया था, तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। अकादमी के फुटपाथ पर 2 युवक चल रहे थे। आगे चल रहा युवक इस समय पीछे वाले को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। मो शियाओ, तुम्हारा चयन हो गया है, इसलिए ये सब कहने पर तुम्हें कोई बुरा नहीं लग रहा होगा।
तुम खुद अस्वीकृति का सामना करके देखो। झेंग यांग ने अपने दोस्त के सांत्वना भरे शब्दों पर नाराजगी जताते हुए भौहें चढ़ाईं। खांसी खांसी, ऐसा मत कहो। अकादमी में अभी भी बहुत सारे उत्कृष्ट शिक्षक हैं, आपको उनमें से वांग चाओ लाओशी को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने खड़ा युवक शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा। उसे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं। कहना तो आसान है, बचपन से ही हम भाला चलाने का प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं और भाला हमारे शरीर का अभिन्न अंग बन चुका है। अब हम इसे त्याग नहीं सकते। हॉन्टियन अकादमी में भाला चलाने के सर्वश्रेष्ठ गुरु वांग चाओ लाओशी हैं। अब जब उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है और मुझे अस्वीकार कर दिया है, तो क्या मेरे लिए निराश न होना संभव है? झेंग यांग गुस्से से आग बबूला हो गया। वह मोशियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे सवाल का जवाब कैसे दे। हॉन्टियन अकादमी में विभिन्न शिक्षकों की अलग अलग विशेषज्ञताएं थीं। उनमें से कुछ मुक्केबाजी में माहिर थे, जबकि कुछ तलवारबाजी में। वांग चाओ लाओशी भाला चलाने की कला सिखाने में अपनी दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें पूरी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में से एक माना जाता था। दोनों ने उनके शिष्य बनने की आशा में एक साथ परीक्षा दी। हालांकि उनमें से एक उत्तीर्ण हो गया जबकि दूसरा असफल रहा। यह स्वाभाविक है कि असफल होने वाला व्यक्ति निराश महसूस करेगा। वहाँ एक कक्षा है, चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति को कैसे सुलझाया जाए, इस बारे में असमंजस में पड़े मोशियाओ को अचानक थोड़ी ही दूरी पर एक कक्षा दिखाई दी और उसने उसकी ओर इशारा किया। मैं नहीं जा रहा, झेंग यांग ने अपना सिर हिलाया। चलिए जाकर देखते हैं, क्या पता ये गुरु भाला चलाने की कला भी सिखाते हों, मोशियाओ ने दिलासा देते हुए कहा। वैसे भी वहाँ जाकर देखने में तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है। हालांकि वह अनिच्छुक था, फिर भी झेंग यांग मोशियाओ के पीछे कमरे में चला गया। कमरे के अंदर झांग जुबान नाम का व्यक्ति था। वह कुछ नए लोगों को भर्ती करने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि उसने दो युवकों को अंदर आते देखा। आपसे मिलकर अच्छा लगा शिक्षक जी, मोशियाओ ने झुककर अभिवादन किया। ओह, झांग जुबान ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं। क्या आप यहाँ शिक्षक की तलाश में आए हैं? जी हाँ, ये मेरा भाई है। ये बेहद कुशल है, खासकर भाला चलाने में। युवा पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो इसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि गुरुजी इसका मार्गदर्शन करेंगे, मोशियाओ ने जल्दी से कहा। मोशियाओ, झेंग यांग ने अपने अच्छे भाई की आस्तीन खींची। यह क्या है? मोशियाओ ने उलझन में पूछा। आसपास के वातावरण को देखो। झेंग यांग ने भौहें चढ़ाईं। ये कक्षा बेहद सनकरी थी। देखने से लग रहा था कि इसमें मुश्किल से 10 लोग ही बैठ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यह एक छोटी कक्षा थी। कक्षा का आकार शिक्षक की योग्यता का सूचक था। शीर्ष श्रेणी में आने वाले शिक्षकों की कक्षाएं मैदान जितनी बड़ी होती थीं, जिनमें एक साथ सैकड़ों छात्र अध्ययन और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे। इसकी तुलना में ये कक्षा हथेली के आकार की थी। इस कक्षा के शिक्षक का स्तर संभवतः औसत ही था। ये सचमुच काफ़ी छोटा है। मोशियाओ ने कमरे के आकार पर ध्यान दिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गेडेंग। शुरू में तो उसका इरादा अपने सबसे अच्छे दोस्त के दिल में दबी भावनाओं को शांत करने का था, लेकिन अनजाने में ही वह इस स्थिति में आ पहुंचा। अगर शिक्षक का स्तर वाकई घटिया था, तो दबी भावनाएं न केवल दूर नहीं होंगी, बल्कि उसके दिल पर और भी भारी बोझ डाल सकती हैं। भले के साथ अपनी कुशलता का प्रदर्शन करें। उन दोनों के बीच चल रही गुप्त बातचीत से अनभिज्ञ प्रतीत होते हुए झांग जुबान ने शांत भाव से कहा, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं, तो क्यों न इस शिक्षक से थोड़ी देर के लिए तुम्हें मार्गदर्शन लेने दें। इसमें कुछ खोने जैसा भी नहीं है। अगर उनका स्तर वाकई खराब हुआ तो हम उन्हें नकार कर चले जाएंगे। झेंग यांग के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर मोशियाओ ने उसे समझाया। झेंग यांग ने सिर हिलाया। कुछ बेहद लोकप्रिय शिक्षकों को छोड़कर, जिन पर अधिकांश छात्र नजर रखते हैं, जब अधिकांश शिक्षक अपने छात्रों का चयन स्वयं करते थे, तो उनके छात्रों को भी शिक्षकों की क्षमताओं का आकलन करने की अनुमति दी जाती थी। अच्छी तरह सोचने के बाद झेंग यांग ने तुरंत अपनी पीठ से भाला निकाला और उसके कई हिस्सों को आपस में जोड़ दिया। विंग। अपने हाथों में लंबा भाला लिए झेंग यांग का चेहरा पल भर में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे म्यान से बाहर निकली तलवार की तेज धार की डरावनी चमक। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लंबा भाला आगे की ओर वार करते हुए जोरदार ध्वनि उत्पन्न कर गया। पूरा कमरा मानो फट रहा हो और आसपास तेज हवा का झोंका उठ खड़ा हुआ। जैसे ही कोई विशेषज्ञ हरकत करता, उसकी पहचान हो जाती थी। ये झेंग यांग, भले ही उसे बहुत शक्तिशाली न माना जाए, लेकिन भाले चलाने में उसकी दक्षता वाकई काफ़ी अच्छी थी। उसके भाले की नोक कांप उठी और पास ही स्थित चट्टानी स्तंभ से टकरा गई। हवा में हल्की सी गूंज गूंजी और स्तंभ पर कुछ संख्याएं दिखाई देने लगीं। 110। सोचिए, ये 100 किलोग्राम से भी अधिक होगा। इसकी विनाशकारी शक्ति के कारण ही एक दान फाइटर जुक्सी स्तर का शिखर योद्धा भी इस प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। शिक्षक जी, कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। अपने भाले को बगल में लंबवत पकड़े हुए झेंग यांग बिना किसी घबराहट या थकान के सीधे खड़े रहे और उन्होंने झांग जुबान को भावहीनता से देखा। सच कहें तो कक्षा के आकार को देखते हुए उन्हें इस शिक्षक से कोई खास उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा कि उनका स्तर ज्यादा से ज्यादा औसत ही होगा। मानो अपनी बात को साबित करते हुए सामने बैठे शिक्षक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये समझना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहे होंगे। उनकी बात सुनकर ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए वे उनकी ओर मुड़े। क्या आप भावनात्मक रूप से आहत हैं? मतलब, क्या आपको पहले कभी किसी ने छोड़ा है? अच्छी तरह सोचने के बाद झेंग यांग तुरंत अपनी पीठ से भाला निकालता है और उसके कई हिस्सों को आपस में जोड़ देता है। संक्षेप में, अगर आपको ये हिस्सा अजीब लगे तो शायद भाले के 3 हिस्से होते हैं। भाला काफ़ी लंबा होता है। यह आमतौर पर इंसान से भी लंबा होता है, इसलिए इसे इधर उधर ले जाना मुश्किल होता है। अध्याय 8। मैं वही कचरा हूँ, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। झेंग यांग कुछ देर तक खाली निगाहों से देखता रहा, फिर उसका चेहरा लाल हो गया और गहरा काला पड़ गया। एक बार मुझे एक लड़की पर क्रश था, फिर उसने मुझे अपमानित किया, लेकिन इसका शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। एक बार उसे एक लड़की पर क्रश था और उसने बड़े उत्साह से उसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, लेकिन उस लड़की ने उसे बेरहमी से अपमानित किया और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने इस घटना को इस कदर गुप्त रखा है कि मोशियाओ को भी इसके बारे में पता नहीं है।
आखिर इस शिक्षक को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या ये सच है? झेंग यान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि किसी ने तुम्हें अपमानित किया? वो कौन है? उसे ये बात स्वीकार करते हुए सुनकर मो शियाओ हैरान हो जाती है और जल्दी से उससे पूछती है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। झेंग यान ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह इस बारे में और कुछ नहीं कहेगा। उसने अपने सामने बैठे गुरु की ओर देखते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरा निजी मामला है। मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसे पता चला, लेकिन भला चलाने के मेरे मार्गदर्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। झांग जुबान ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका इससे पूरा संबंध है। इससे जुड़ी हर बात। झेंग यान को उसके शब्दों पर थोड़ा संदेह हुआ। टूटे हुए दिल का झांग जुबान द्वारा उसका मार्गदर्शन करने से क्या संबंध है? तुम्हारा भला निर्णायक और शक्तिशाली है। ये बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व जैसा है। तुम जो भी करो, परिणामों की परवाह किए बिना सीधे आगे बढ़ते हो। यह अच्छी बात होनी चाहिए थी। योद्धाओं को ऐसा ही होना चाहिए, छोटी मोटी बातों की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। झांग जुबान ने झेंग यान को शांत भाव से देखा। लेकिन दुख की बात है कि तुम्हारे भावनात्मक अनुभव के बाद तुम्हारे भीतर दर्द पनपने लगा है। तुम्हें अस्वीकृति और अपमान का डर है। तुम्हारे भले में झिझक है। इस अतिरिक्त झिझक के कारण तुम्हारी शक्ति बहुत कम हो गई है। क्या तुम ये सब मेरी भले से देख सकते थे? क्या तुम बता सकते थे कि मैं कभी दिल टूटा हुआ था? क्या तुम मेरे व्यक्तित्व को बता सकते थे? झेंग यान हैरान रह जाता है। दूसरे पक्ष के शब्द गलत नहीं हैं, बल्कि वे बिल्कुल सही हैं, उनमें एक भी गलती नहीं है। उनका व्यक्तित्व सरल है और अतीत में इसी वजह से वे निडर होकर साहपूर्वक आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन उस भावनात्मक अनुभव के कारण अब वे हर काम में संकोच और झिझक महसूस करने लगे हैं। अपने भले के माध्यम से इन सभी बातों को, यहाँ तक कि अपने दिल के दर्द को भी बयां करने की क्षमता रखने के लिए उसके पास किस प्रकार की आंखें होनी चाहिए। अकादमी में ऐसा प्रभावशाली शिक्षक कब प्रकट हुआ? उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह पागल हो रहा हो। पहले जब वह नंबर 1 भला शिक्षक वांग चाओ से शिष्य बनने का अनुरोध करने गया तो वांग चाओ ने उसे केवल इतना कहा कि उसने अभी तक भला चलाने की विधि का मूल तत्व नहीं समझा है। इसके पीछे का कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। हालांकि सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही समझ आ गया कि उसका अतीत हृदय विदारक रहा है और उस भावनात्मक आघात के कारण उसके कौशल में ठहराव आ गया है। क्या वांग चाओ के लिए इस शिक्षक की परखने की क्षमता कहीं अधिक प्रबल है? ये तो सामान्य है। झांग जुबान ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। उनके चेहरे पर एक विशेषज्ञ का भाव झलक रहा था। भला किसी के हृदय का प्रतिबिंब होता है। यदि हृदय निर्मल हो तो उसके द्वारा प्रदर्शित कौशल अंधकार में होंगे। भले ही भले के साथ आपका कौशल सुसंगत हो, ऐसा लगता है मानो कोई चीज से घिरे हुए है, कोई ऐसी चीज जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसे आप स्वयं से अलग नहीं कर पा रहे हैं। बस एक नज़र में ही मैं बता सकता हूं कि यह निश्चित रूप से किसी के प्रति आसक्ति है। इस बार तो न सिर्फ झेंग यान का चेहरा उतर गया, बल्कि उसके बगल में बैठे मोशियाओ का मुंह भी इतना चौड़ा खुल गया कि उसमें एक अंडा आसानी से समा सकता था। अरे यार, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? भले चलाने की उसकी कुशलता को देखकर ही पता चल जाता है कि भावनाएं उसे घेरे हुए हैं और वह समझ नहीं पा रहा है और अलग नहीं कर पा रहा है। क्या ये अभी भी एक इंसान की आंखें हैं? मोशियाओ और झेंग यांग एक दूसरे को घूरते हैं। दोनों की आंखों में अविश्वास झलक रहा होता है। शिक्षक जी, क्या आप मेरी भी एक नज़र डाल सकते हैं? सदमे के बाद मोशियाओ अपने चेहरे पर लालसा का भाव लिए आगे बढ़ता है। झांग जुबान सहमत हो या ना हो, उसके हाथों में भला कांपने लगता है और वह अपनी चालें चलने लगता है। वह झेंग यांग की तरह ही चालें चलता है, बस फर्क इतना है कि उसकी चालें अधिक शक्तिशाली और कहीं अधिक सहज होती हैं। भले चलाने की अपनी कुशलता से ही वह झेंग यांग से कहीं बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वांग चाओ लाओशी ने उसे चुना, न कि झेंग यांग को। हवा का एक झोंका आने के बाद मोशियाओ ने अपना भला वापस खींच लिया और सीधा खड़ा हो गया। जब उसका भला चलता है तो वह एक अद्वितीय उन्मादी दानव की तरह प्रतीत होता है। जब उसकी शक्ति चरम पर होती है तो देवता और आत्माएं भी उसके पास आने का साहस नहीं करते। जब उसका भला वापस खींच लिया जाता है तो वह एक मूर्ति की तरह शांत खड़ा रहता है। अपने हाथों और पैरों की हरकत से उसका स्वभाव बदल जाता है। हालांकि उन्हें बलवान नहीं माना जा सकता, लेकिन फाइटर वन डैन होने के नाते उन्हें भले के रास्ते में काफी दूरी तय करने वाला माना जा सकता है। आपका पेट कमजोर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज आपको 10 भी हुए थे। झांग जुबान की शांत निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। मोशियाओ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। शिक्षक, क्या आप मेरे भले से ही समझ गए थे कि मुझे दस्त हो रहे हैं? दूसरे पक्ष की बात से बिल्कुल सहमत हूं। आज उसका पेट ठीक नहीं है। उसे कल से ही दस्त शुरू हो गए थे। आज हालत और भी खराब हो गई है और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। हालांकि इसका उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हाथ में भला लिए वह अपनी कुशलता का बेहतरीन प्रदर्शन करता है, यहाँ तक कि वांग चाओ लाओशी भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति पल भर में उसकी चाल समझ जाता है। क्या ये सच है? किसी के दिल टूटने और दस्त के दर्द को सिर्फ उसके भले से बता पाने की क्षमता उसकी आंखें किस चीज की बनी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं? अगर तुम चाहते हो तो मुझे अपना गुरु मान लो। उन दोनों के सदमे को नजरअंदाज करते हुए झांग जुबान शांति से उनकी ओर देखती है। उन दोनों की हालत इतनी सरलता से बता पाने पर वे दोनों सदमे से पागल होने वाले हैं। फिर भी उसे यह कुछ खास नहीं लगता। सच्चाई भी वैसी ही है। जब उन दोनों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया तो स्वर्गपथ के पुस्तकालय ने स्वतः ही उन दोनों पर एक पुस्तक संकलित कर दी और दिल टूटना और दस्त जैसी कमियां उनकी सूची में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गईं। झांग जुबान को बस एक नज़र डालनी है और उन्हें जोर से पढ़ना है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। शिष्य झेंग यांग अपने गुरु को अपना मार्गदर्शक मानने को तैयार है। बिना किसी झिझक के झेंग यांग तुरंत मेरे फर्श पर घुटने टेक देता है। वह झांग जुबान से वाकई बहुत प्रभावित हैं। उनकी इस तरह की गहरी समझ के साथ उनका मार्गदर्शन साधारण कैसे हो सकता है? ये देखकर कि झेंग यांग ने उसकी एक कमी बताने के तुरंत बाद ही मार्गदर्शन शुरू करने से पहले ही उसे अपना गुरु मान लिया, झांग जुबान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपनी नई पहचान दर्शाने वाला एक ज़ेड टोकन निकाला और कहा, हमारे रिश्ते की पुष्टि करो।
हाँ, बिना किसी देरी के झेंग यांग ने टोकन पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए तुरंत उस पर खून की कुछ बूंदें डाली। प्रक्रियाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। चूंकि अब तुम मेरे छात्र हो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। अगर तुम किसी रिश्ते में सम्मान पाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। शक्ति के बिना दूसरा पक्ष तुम्हें बराबर कैसे समझेगा। इसलिए सबसे पहले तुम्हें निराश नहीं होना है, बल्कि अपना मन खोलकर अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें दूसरे पक्ष को यह बताना होगा कि तुम्हें ठुकराना उनकी कितनी बड़ी मूर्खता थी। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें यह साबित करना होगा। इस बिंदु पर झांग जुबान को अचानक अपने पिछले जीवन की एक दिखावटी किताब याद आती है और वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नदी 30 साल बाद अपना प्रवाह उलट देती है, इसलिए युवाओं को सिर्फ इसलिए परेशान मत करो क्योंकि वे गरीब हैं। युवाओं को सिर्फ इसलिए परेशान मत करो क्योंकि वे गरीब हैं। ये शब्द सुनकर झेंग यांग के सीने में जलन सी होने लगी। वह इतना बेचैन हो गया कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। इस दुनिया में जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में झेंग यांग को भला उन शब्दों के बारे में कैसे पता चल सकता था। उस क्षण ऐसा लगेगा मानो उसकी लड़ाई शुरू हो गई हो। दिल टूटने से उमड़ी उसकी उदास भावनाएं हीरे की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। अपनी क्षमताओं का दोबारा प्रदर्शन करने का प्रयास करें। उसे अपने खोल से बाहर निकलते देख झांग जुबान इशारा करती है। ठीक है। बिना कुछ कहे हाथों में भाला लिए झेंग यांग का स्वभाव पल भर में बदल जाता है। यह उसके पहले के स्वभाव से बिल्कुल अलग है। हॉन्ग 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 उसकी आभा गरजती है और उसका भाला चारों ओर घूमता है। भाले के माध्यम से प्रचंड शक्ति प्रवाहित होती है और आसपास फैल जाती है, जिससे पूरा कमरा कांप उठता है। पेंग अपने भाले के वार के अंत में वह चट्टानी स्तंभ की ओर क्षैतिज रूप से वार करता है। एक कान फाड़ देने वाली गूंज सुनाई देती है और उस पर अंकों की एक पंक्ति दिखाई देती है। 235। सोचिए, इसका वजन 235 किलोग्राम होगा। पहले जब वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता था तब भी उसकी ताकत केवल 110 होती थी, लेकिन सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही उसकी ताकत 1 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। धन्यवाद शिक्षक। आंकड़े देखकर झेंग यांग के सारे संदेह दूर हो गए। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इस क्षण वह अपने सामने बैठे शिक्षक की क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त हो गया। अविश्वसनीय। चट्टानी स्तंभ पर लिखे अंकों को देखकर मो शियाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह अपने अच्छे भाई के लिए एक अच्छा शिक्षक पाकर बहुत खुश है। फिर भी साथ ही साथ उसे निराशा भी हो रही है। इससे पहले जब वांग चाओ ने उसका मार्गदर्शन किया था तो उसकी ताकत में केवल 30% की वृद्धि हुई थी, लेकिन उनसे पहले के शिक्षक ने झेंग यांग की ताकत को कई गुना से भी अधिक बढ़ा दिया। काश उसे पता होता कि यह अनाम शिक्षक इतना शक्तिशाली है तो वह वांग चाओ को खोजने में अपना प्रयास व्यर्थ नहीं करता और तुरंत उसे अपना शिक्षक मान लेता। इस समय उसे थोड़ा अफसोस हो रहा है। हालांकि उसके मन में संदेह पैदा होता है, आखिर इतना शक्तिशाली भला शिक्षक अज्ञात कैसे रह सकता है। वह पूछे बिना नहीं रह सका, गुरुजी, चूंकि आपने झेंग यांग को अपना छात्र स्वीकार कर लिया है तो क्या हमें आपका नाम जानने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। उसकी बातें सुनकर झेंग यांग भी उधर देखने लगता है। वह इस शिक्षक से पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन इस समय उसे एहसास होता है कि वह उसका नाम तक नहीं जानता। मैं झांग जुबान हूँ। झांग जुबान ने शांत भाव से उत्तर दिया। झांग जुबान, ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। वह नाम सुनकर मो शियाओ कुछ पल सोचता है, फिर अचानक उसके मन में कुछ आता है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांपने लगते हैं और वह पूछता है, मुझे याद आ रहा है। वह निकम्मा शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, उसका नाम भी झांग जुबान था। लगता है आपका नाम भी उसी शिक्षक जैसा है। ओह, मैं ही वो कचरा हूँ। झांग जुबान ने सिर हिलाया। झेंग यांग और मो जियाओ डरे हुए हैं। अध्याय 9, बेट स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। उस निकम्मे शिक्षक के बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं। अकादमी में आने से पहले ही उन्होंने उसके बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि उनके कान सुन्न हो गए थे। वे कहते हैं कि वह किसी भी चीज़ में कुशल नहीं है और वह शिष्यों को गुमराह करता रहा है। लोग कहते हैं कि उसे साधना करना नहीं आता और उसे मार्शल आर्ट का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। कुल मिलाकर हर तरह की बदनामी मौजूद है। जब तक आप विद्यार्थी हैं तब तक इससे यथासंभव दूर रहना ही बेहतर है। इस व्यक्ति से पंगा मत लीजिए, वरना उसका हिंसक हो जाना स्वाभाविक है। इससे भी बुरी स्थिति में आप उसके हाथों मारे भी जा सकते हैं। जब दोनों भाई शिक्षक की तलाश में अकादमी आए तो उन्होंने भी ऐसी अफवाहें सुनी थीं। वे शुरू से ही सावधानी बरत रहे थे, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह अलौकिक और अविश्वसनीय विशेषज्ञ वही बदनाम घटिया इंसान होगा। शिक्षक जी, अगर आप इतने अद्भुत हैं तो आप ऐसा क्यों करेंगे। झेंग यांग खुद को पूछने से रोक नहीं सका। हालांकि उन्हें एक दूसरे को जाने हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, फिर भी वह समझ गया था कि उसके सामने बैठे शिक्षक में असीम क्षमताएं हैं। उनकी हर हरकत में एक शालीनता झलकती है। भला वह कैसे साधारण हो सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। झांग जुबान अपनी आंखों को 45 डिग्री ऊपर की ओर झुकाता है। उसकी आंखों में उदासी और पछतावा झलक रहा होता है, मानो वह दुनिया की नासमझी पर विलाप कर रहा हो। उसके चेहरे पर भाव तो स्पष्ट हैं, लेकिन मन ही मन वह अपशब्दों से भरा हुआ है। अगर स्वर्गपथ के पुस्तकालय की बात न होती तो शरीर के पिछले मालिक की हालत को देखते हुए उसे नकारात्मक अंक न मिलना वाकई अविश्वसनीय था। 0 अंक भी बहुत अच्छा स्कोर है। मैं शिक्षक की कलंकित प्रतिष्ठा को साफ करने के लिए तैयार हूँ। अपने शिक्षक के अवसाद और दुनिया के प्रति उनकी अबोधगम्यता को देखकर झेंग यांग का हृदय द्रवित हो गया और वह ऐसा कहने से खुद को रोक नहीं सका। कोई बात नहीं, शिक्षक की प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। जब तक तुम कड़ी मेहनत करोगे मैं संतुष्ट रहूंगा। अपना बिस्तर लेने के लिए पहचान पत्र ले लो। कल समय पर कक्षा में आना, देर मत करना। झांग जुबान के शानदार अभिनय के बाद ऐसा लगता है कि उसने छात्र का पूरा विश्वास जीत लिया है। झेंग यांग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। हाँ, झेंग यांग अपने बगल में खड़ी मो शियाओ को खींचता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। 4 छात्र। उन दोनों को जाते देख झांग जुबान की आंखों में उत्साह की झलक दिखाई देती है।
स्तब्ध युवती वांग यांग, शर्त में जीती हुई छात्रा लियू यांग, अभिमानी युवती झाओया और भला चलाने में माहिर जेंग यांग। शुरू में तो उसे लगा कि आज भी पहले की तरह ही होगा, वो एक भी छात्र को भर्ती नहीं कर पाएगा और दिन असफल हो जाएगा। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वो 4 छात्रों को भर्ती करने में कामयाब हो जाएगा। पहचान पत्र के बिना अगर छात्र आ भी जाएं तो मैं नए छात्रों को प्रवेश नहीं दे पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं इस खाली समय का सदुपयोग करके कुछ और टोकन प्राप्त कर लूं। 4 छात्रों की भर्ती को लेकर भावुक होने के बाद ही झांग जुवान को एहसास होता है कि उसके पास अब कोई टोकन नहीं बचा है। ये वस्तु अकादमी द्वारा दी जाती है। उसकी खराब प्रतिष्ठा के कारण टोकन बांटने वाले शिक्षक ने उसे केवल 4 ही दिए। उन्होंने ये भी सोचा कि झांग जुवान शायद इन सभी का उपयोग न कर पाए। अगर वह और टोकन नहीं लेता तो नए छात्र आने पर भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। इस टोकन में शिक्षक की जानकारी होती है। जब कोई छात्र इस पर खून की एक बूंद चिपकाकर टोकन पर अपना अधिकार जताता है तो इसका अर्थ है कि वह शिक्षक को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करता है। दूसरी ओर यदि छात्र पाठ से हटना चाहता है तो शिक्षक को केवल टोकन पर खून की एक बूंद चिपकानी होती है और छात्र की जानकारी मिट जाती है। खड़े होकर वह कक्षा से बाहर निकल जाता है। बाहर सूरज तेज चमक रहा है और पेड़ की छाया से होकर गर्मी की लहर अंदर आ रही है, जिससे लोग बुरी तरह पसीना बहा रहे हैं। प्रथम वर्ष के छात्र और पूर्व छात्र अकादमी के फुटपाथ पर चल रहे हैं और उनके चेहरों पर उत्साह साफ देखा जा सकता है। नए वातावरण में आकर और शिक्षक को देखकर नवागंतुक अत्यंत प्रसन्न हैं। वहीं नए विद्यार्थियों के आगमन और उनके साथ खेलने की संभावना को देखकर पुराने विद्यार्थी भी खुशी से झूम रहे हैं। फुटपाथ पर चलते हुए झांग जुवान के सामने एक विशाल इमारत दिखाई दी। इमारत के बीचों बीच एक तख्ती पर 2 बड़े बड़े शब्द लटके हुए थे, लॉजिस्टिक्स बिल्डिंग। शिक्षक की पहचान दर्शाने वाले प्रतीक चिन्ह इस भवन से प्राप्त किए जाते हैं। अरे ये कौन है? क्या ये हमारे स्टार टीचर नहीं है? आप कक्षा में छात्रों को मुझसे मिलने के लिए नहीं बुला रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? ओह, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने किसी भी पहचान चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप उन्हें लौटाने आए हैं। अंदर कदम रखते ही उसे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई देती है। झांग जुबान अपना सिर ऊपर उठाता है और चर्बी से भरा चेहरा लिए एक मोटा आदमी नजर आता है। इसका वजन कम से कम 300 से 400 किलोग्राम होगा। दूर से देखने पर यह मांस के एक विशाल गोले जैसा दिखता है। कियान ब्याओ, ये नाम उसकी यादों की गहराइयों से उभरता है। कियान ब्याओ रसद व्यवस्था के प्रभारी शिक्षकों में से एक है। वह एक बेहद द्वेषपूर्ण व्यक्ति है जिसे हमेशा दूसरों के बचे कुचे पैसों पर मौज करने की आदत है। सबसे निचले स्तर का शिक्षक होने के नाते झांग जुबान का वेतन बहुत कम रहा है और उसे मिलने वाले संसाधन भी हमेशा न्यूनतम ही रहे हैं। इसलिए झांग जुबान ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। इस प्रेम प्रसंग के कारण उसने उसे नाराज कर दिया था। मिलते ही हर तरह के ताने और अपमान की बौछार हो जाती थी। इससे पहले झांग जुबान को इस आधार पर 4 पहचान चिन्ह दिए गए थे कि वह इसे पूरा नहीं करेगा, यह इस आदमी का काम है। मैंने अपने पहचान टोकन का इस्तेमाल पूरा कर लिया है, मैं कुछ और टोकन लेना चाहता हूँ। झांग जुबान शांत भाव से बोलता है, मुझे दूसरे पक्ष से कोई मतलब नहीं है। इसका इस्तेमाल पूरा हो गया। कियान ब्याओ एक पल के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हा, सब लोग आकर देखो। सबसे नीचे से पहले नंबर पर रहने वाला ये शिक्षक यहाँ आकर शेखी बघार रहा है कि उसने अपने सारे पहचान चिन्ह इस्तेमाल कर लिए हैं। हा, ये तो पूरी दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने सुना है। मुझे याद आ रहा है कि तुमने उसे 4 पहचान चिन्ह दिए थे। काम खत्म। उसे क्या मजाक है? नीचे से दूसरे नंबर पर मौजूद शिक्षक सुन्यान लाओशी के पास फिलहाल सिर्फ एक ही छात्र है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाकर इतिहास रचने वाला यह व्यक्ति सिर्फ एक छात्र को ही पढ़ा सकता है। किस बात पर शेखी बघार रहा है? उसे बाहर निकाल दो। वैसे भी आज के बाद तो उसे नौकरी से निकाल ही दिया जाएगा। ... कियान ब्याओ की चीख सुनकर रसद विभाग के कुछ शिक्षक दौड़कर वहां आ गए। उन्होंने झांग जुबान को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। जो शिक्षक सबसे निचले पायदान पर है और जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, वह आखिर क्यों दिखावा करने की कोशिश कर रहा है? छात्र आपका नाम सुनते ही दौड़ पड़ते थे। उनका आपको पहचानना, ये किस तरह का मजाक है? ओह, आपने कहा कि मैं शेखी बघार रहा हूँ। ठीक है, क्यों ना हम इस पर शर्त लगा लें। झांग जुबान को गुस्सा नहीं आता, इसके बजाय वह मुस्कुराता है। शर्त? ठीक है, चूंकि तुम हारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। बस तुम्हारी गरीबी को देखते हुए मुझे शक है कि तुम कुछ दे पाओगे। कियान ब्याओ को उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को वह हमेशा नीचा समझता था वह उससे शर्त लगाकर उसकी सत्ता को चुनौती देगा। वह तिरस्कार से मुस्कुराया। मैं गरीब हूं या नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चूंकि मैंने शर्त लगाई है तो जाहिर है मैं कुछ ऐसा निकालूंगा जिस पर मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। झांग जुबान ने आंखें चौड़ी कर लीं। ओह, तुम कुछ निकाल सकते हो। तुम्हारे अतीत को देखते हुए तुम जो कुछ भी निकालोगे वह शायद सड़ा हुआ धातु या इसी तरह की कोई बेकार चीज होगी। तुम्हें लगता है कि दादाजी, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाकर अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगा सकता। कियान ब्याओ ने तिरस्कारपूर्वक कहा। झांग जुबान पूरे अकादमी में सबसे निचले स्तर का शिक्षक है और सबसे पीछे रहने वालों में भी सबसे ऊपर है। इसके अलावा उसे एक भी छात्र नहीं मिलता, उसे कोई बोनस भी नहीं मिलता। अगर पूरे अकादमी में सबसे खराब शिक्षक का नाम लेना ही हो तो वह निश्चित रूप से झांग जुबान ही होगा। वह अपने दैनिक जीवन में भी मितव्ययी तरीके से रहता है, खेती के संसाधनों की तो बात ही छोड़िए। हे, झांग जुबान को उसकी बेइज्जती से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वह हंसते हुए बोला, मैं शर्त लगाना चाहता हूँ, कोई खजाना या वस्तु नहीं। वो है इज्जत। अगर तुम हार गए तो मैं सबके सामने तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारने दूंगा। क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? चेहरे पर थप्पड़ मारना। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस पर दांव लगाएगा। कियान ब्याओ को इस पर हिचकिचाहट महसूस हुई। अगर वह हार जाता है और उसे अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक से थप्पड़ खाना पड़े तो उसे जीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। वह इतना शर्मिंदा होगा कि मरना चाहेगा। तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? झांग जुबान मुस्कुराते हुए उससे पूछता है।
कियान बियाओ, तुम किस बात से डर रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि तुम उसके मानकों से अनजान हो। क्या शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले शिक्षक को एक भी छात्र मिल सकता है? क्या वह सिर्फ सपना नहीं देख रहा है? वह तो बस आपको डरा रहा है। अगर वह उन्हें भर्ती करने में कामयाब हो जाता है तो क्या अब तक मेरे पास सैकड़ों छात्र नहीं हो गए होते? भले ही इस साल के छात्र अंधे हों, वे इतने अंधे नहीं होंगे। डॉट 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 डॉट। रसद शाखा के अन्य शिक्षक मुस्कुरा देते हैं। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि झांक जुबान छात्रों की भर्ती करने में सक्षम होगा। यह उतना ही मुश्किल है जितना किसी सुअ का पेड़ पर चढ़ना। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सभी की बातें तर्कसंगत पाते हुए उसने सहमति में अपना सिर हिलाया। चूंकि आप सभी इतनी खुशी से जयकारे लगा रहे हैं तो क्या आप सब मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे? उसी शर्तों पर जिस पर उसने लगाई है। उसे सहमत होते देख झांक जुबान रसद शाखा के अन्य 3 शिक्षकों की ओर देखता है। कुछ देर पहले जो 3 लोग इतनी आलोचना कर रहे थे उन्हें शर्त में और पैसे जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनमें से एक पहले ही इसके लिए सहमत हो चुका था। क्यों? क्या तुम्हारा चेहरा इतना कुछ भी कर रहा है कि तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुछ और थप्पड़ मारें? ठीक है, मैं तैयार हूँ। एक शिक्षक ने घमंड से घोषणा की। मैं भी शामिल हूँ। तुमसे कौन डरता है? 0 अंक लाने के बावजूद हमारे सामने शेखी बघारना, तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। तीनों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनके हिसाब से झांक जुबान की यह शर्त हारना तय है। आज तो उसे थप्पड़ पड़ना तय है। अध्याय 10, शर्त के विरुद्ध जाना, स्वर्ग के पथ का पुस्तकालय। ठीक है, चूंकि आपने कहा कि आपने 4 छात्रों को प्रवेश दिया है तो उन्हें अभी यहाँ लाएं ताकि हम आपके दावे की पुष्टि कर सकें। या क्या आप अभी अपना चेहरा हमारे सामने पेश करना चाहते हैं ताकि हम आपको थप्पड़ मार सकें? नीचे से पहले स्थान पर बैठे शिक्षक को उन चारों के साथ घमंडी ढंग से शर्त लगाते देख कियान ब्याओ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। छात्रों को यहाँ लाएं। झांक जुबान ने सिर हिलाया। आप सभी रसद शाखा के शिक्षक हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इतनी सी बात भी न पता हो। ये पता लगाना आसान है कि मैंने 4 छात्रों को भर्ती किया है या नहीं। जैसे ही छात्र मेरे टोकन पर अपना अधिकार जताएंगे उनकी व्यक्तिगत जानकारी शिक्षा ब्यूरो में स्वतः ही आ जाएगी। जैसे ही हम शिक्षा ब्यूरो से इसकी पुष्टि करेंगे सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आखिरकार शिक्षा ब्यूरो आप सभी से झूठ बोलने के लिए मेरे साथ मिलीभगत तो नहीं कर सकता। यदि छात्र ने शिक्षक के साथ अपने संबंध की पुष्टि कर दी थी तो ये जानकारी स्वचालित रूप से शिक्षा ब्यूरो को भेज दी जाएगी और रिकॉर्ड कर ली जाएगी। परिणामों में कोई हेराफेरी नहीं कर पाएगा। ली युआन, तुम देखो। मैं देखना चाहता हूं कि इस घटना के बाद भी यह आदमी इतना घमंडी कैसे हो सकता है। उसके आत्मविश्वासपूर्ण भाव को देखकर और उसकी बातें सुनकर कियान बियाओ एक पल के लिए अचंभित रह जाती है, फिर मुड़कर ली युआन को आदेश देती है। ली युआन उन शिक्षकों में से एक है जिन्होंने पहले झांक जुबान का मजाक उड़ाया था। आदेश सुनकर वह मुड़कर रसद शाखा से बाहर चला जाता है। शिक्षा ब्यूरो और रसद शाखा प्रशासन शाखा के अंतर्गत आते हैं। ली युआन को चेहरा उतरा हुआ वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। ये कैसा था? उसके चेहरे के भाव को देखकर कियान बियाओ का दिल तेजी से धड़कने लगा के डोंग, क्योंकि उसके दिमाग में एक अशुभ आशंका मंडरा रही थी। 4 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें अपना शिक्षक माना है। उनके नाम निजी जानकारी हैं। ली युआन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। आज भी उन्हें इस तथ्य पर विश्वास करना कठिन लगता है। क्या वे चारों छात्र अंधे हैं? हॉन्टियन अकादमी में इतने सारे शिक्षकों में से उन्होंने ऐसे शिक्षक को क्यों चुना जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी नहीं पता। मुझे इसे देखने दो। चलो सुनिश्चित कर लें कि उसने कुछ विकलांग और दृष्टिहीन लोगों को अपने छात्र के रूप में तो नहीं चुन लिया है जिन्हें किसी भी समय निष्कासित किया जा सकता है। कियान बियाओ ने नामों की सूची उठा ली। अन्य 2 शिक्षक जल्दी से उसे घेर लेते हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अयोग्य छात्रों को भर्ती कर लेते हैं ताकि वे अपने छात्रों की संख्या बढ़ा सकें। ऐसे लोगों को कभी भी निष्कासित किया जा सकता है। अगर उन्हें फिलहाल अकादमी में रखा भी जाए तो भी वे शायद कुछ महीनों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। कियान बियाओ की राय में झांक जुबान जैसे व्यक्ति के लिए जो सबसे निचले पायदान पर है, भले ही वह छात्रों की भर्ती करने में सफल हो जाए, वह केवल सबसे खराब छात्रों की ही भर्ती कर पाएगा। ऐसे छात्र जिन्हें कोई नहीं चाहता। सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए इस तरह के छात्रों को स्वीकार करना शिक्षक को कोई गर्व नहीं दिलाता बल्कि शर्मिंदगी का कारण बनता है। वांग यंग, एक लड़की। नाम से तो ऐसा नहीं लगता। शायद वो प्रवेश परीक्षा में सबसे कम अंक लाने वाली छात्राओं में से एक है। नाम सूची में पहला नाम देखते हुए कियान बियाओ ने तिरस्कार से नाक सिकुड़ी। हॉन्टियन अकादमी में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि कोई दाखिला लेना चाहता है तो उसे पहले प्रवेश परीक्षा देनी होगी। फिर छात्रों को उनके परिणामों के आधार पर रैंक दी जाएगी और जो छात्र निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पहले कुछ अंक प्राप्त करने वाले छात्र उच्च कोटि के शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लक्षित होते हैं। उनमें से प्रत्येक इस अकादमी में प्रसिद्ध है और उनमें से वांग यंग नाम का कोई छात्र शायद ही हो। कियान लाओशी, देखते रहो। कियान बियाओ अपनी बात पूरी कर पाता तभी उसे अपने बगल में बैठे एक शिक्षक की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। क्यों? क्या वह मेरे वर्णन से भी बदतर हो सकती है? ठंडी हंसी के साथ कियान बियाओ सूची को पलटता रहता है। एक नज़र में ही उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वह वांग यंग के नाम के नीचे दी गई विस्तृत जानकारी पढ़ता है। प्रवेश परीक्षा में 67वीं रैंक, वांग ताओ की छोटी बहन, एक बड़े शिष्य की शिष्या और त्यानिक्सुआन शहर के 4 महान परिवारों में से एक की युवा स्वामिनी। वांग परिवार की युवा मालकिन, वांग ताओ की छोटी बहन। कियान बियाओ ने हैरानी से हौंकते हुए कहा। त्यानिक्सुआन साम्राज्य में 4 महान परिवार हैं और वांग परिवार उनमें से एक है। इतने प्रतिष्ठित परिवार की युवा मालकिन उस व्यक्ति को अपना शिक्षक मानती है जिसे शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले हों। क्या सच में ऐसा है? क्या इस तरह की शख्सियत लू शुन्या वांग चाओ के लिए नहीं होनी चाहिए? अगर उसके परिवार वाले ही उसमें भय पैदा करते हैं तो फिर उसे निराशा में धकेलने वाला कारण वांग यंग का बड़ा भाई वांग ताओ है। वह 2 बैच पहले अकादमी में दाखिला ले चुका था और दाखिला लेने के बाद से वह वार्षिक व्यापक मूल्यांकन में हमेशा शीर्ष 10 में स्थान पाता रहा है। इस साल तो अकादमी के एक वरिष्ठ शिक्षक ने उसे पसंद किया और उसे अपना शिष्य बना लिया।
अगर बड़े भाई में इतनी प्रतिभा है तो छोटी बहन कितनी बुरी हो सकती है। एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि, प्रतिभा और एक अच्छे भाई के होते हुए भी क्या उसने इस व्यक्ति को अपना शिक्षक मानना पसंद किया? मेरी आंखें शायद कमजोर हो रही हैं, तभी तो इसने इतनी बड़ी गलती की। कियान बियाओ को अपने चारों ओर बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी और वह बेहोश होने की कगार पर महसूस कर रहा था। नीचे दिए गए उदाहरणों को देखें। जैसे ही वह अविश्वास से कांप रहा था, एक अन्य शिक्षक ने कांपती हुई आवाज में कहा। शायद वांग यंग को दाखिला दिलाने में ही उसने अपनी सारी किस्मत लगा दी होगी। मुझे नहीं लगता कि वह इससे भी ज्यादा असाधारण व्यक्ति को ला पाएगा। दांत पीसते हुए कियान बियाओ सूची पर नजर डालता रहा। जब उसकी नज़र उस नाम पर पड़ी तो उसका पूरा शरीर एक बार फिर कांप उठा और उसे लगा जैसे उसके सामने का दृश्य अंधकार में हो गया हो। झाओया, प्रवेश परीक्षा में 7वें स्थान पर आने वाली झाओया, बैयू नगर के नगर प्रमुख की पुत्री। कियान बियाओ को ऐसा लग रहा है कि किसी भी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। उसने बस इतना कहा कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि झांग जुवान एक और भी असाधारण छात्र को भर्ती कर पाएगा, और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर पाएगा। इतना ही नहीं, वह एक लोकप्रिय छात्र है जिसके लिए अनगिनत शिक्षक दीवाने हो जाएंगे। इस अकादमी में दाखिला लेने से पहले ही उसने झाओया के बारे में सुना था। वह बेयू शहर के नगर प्रमुख की बेटी है और न केवल सुंदर है बल्कि असाधारण प्रतिभाओं से भी संपन्न है। इस तरह की प्रतिभा के लिए शीर्ष रैंक वाले शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। भला वह ऐसे निकम्मे को क्यों स्वीकार करेगी? यह असंभव है, यह नामुमकिन है। वह अपनी भावनाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करता है। नीचे देखते हुए उसे लियूयांग और जेंग यांग के नाम दिखाई देते हैं। ये दोनों भले ही बहुत प्रसिद्ध न हो, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं में उनकी रैंकिंग कम नहीं है, वे शीर्ष 100 में शामिल हैं। विशेष रूप से जेंग यांग, कहा जाता है कि वह भाला चलाने में माहिर है। परीक्षा की सीमाओं के कारण वह अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाया, जिससे उसकी रैंकिंग गिर गई। अगर उसे भाला चलाने की अनुमति दी जाती तो वह शायद शीर्ष 20 में भी जगह बना लेता। सूची में मौजूद चारों नामों को बार बार देखते हुए कियान बियाओ और अन्य शिक्षकों को ऐसा लग रहा है जैसे वे पागल हो रहे हैं। ये तर्कसंगत नहीं है। आपने उन्हें अपना शिक्षक मानने के लिए किसी न किसी तरह का छल जरूर किया होगा। भले ही उन्होंने आपको अपना शिक्षक मान लिया हो, लेकिन वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा, वे आपकी कक्षाओं से हट जाएंगे। अचानक कियान बियाओ एक क्रूर भाव के साथ चीखती है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक को इतने प्रतिभाशाली छात्रों को भर्ती करने का क्या अधिकार है? उसने जरूर कोई घिनौना तरीका अपनाया होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। जैसे ही ये तरीके उजागर होंगे, ये छात्र गुस्से में आकर उसे छोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि यह सच है कि उनके 4 छात्र हैं, लेकिन ये छात्र संभवतः लंबे समय तक उनका अनुसरण नहीं करेंगे। वे कुछ ही समय में उनकी शिक्षाओं से विमुख हो जाएंगे। वे मेरी कक्षाओं से हटते हैं या नहीं, यह आपकी समस्या नहीं है। हमने जो शर्त लगाई थी वह ये थी कि क्या मेरे पास अभी छात्र हैं। अब जब आप सभी ने पुष्टि कर दी है कि मेरे पास 4 छात्र हैं, तो क्या हमें अपनी शर्त की शर्तों को पूरा नहीं करना चाहिए? झांग जुबान शांत भाव से बोलता है, मुझे उन क्रूर दिखने वाले चारों लोगों से कोई मतलब नहीं है जिनका ध्यान इस जगह पर केंद्रित है। कियान बियाओ, लियुआन और अन्य 2 के चेहरे के भाव ऐसे हैं मानो वे किसी अंतिम संस्कार में हों। उनकी शर्त का विषय वास्तव में यह था कि क्या उसके पास अभी छात्र हैं, न कि भविष्य में क्या होगा। इन आंकड़ों के हिसाब से तो वे हार गए हैं। हालांकि वे इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि वे हार गए हैं और उन्हें अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक द्वारा थप्पड़ मारा जाएगा। शर्त, छोटे दोस्त, अगर हम मना कर दे तो क्या होगा? थोड़ी सी झिझक के बाद कियान बियाओ ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और उसके गोलमटोल चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। सच में, अगर हम अपने शब्दों से मुकर भी जाएं तो आप क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या आप हमें पीटना चाहते हैं? असल बात तो यह है कि क्या आप में ऐसा करने की क्षमता है? अकादमी का सबसे बुरा शिक्षक, जिसकी साधना भी सबसे घटिया है, हमारे सामने इतना घमंड कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम तुम्हें इतना पीट दे कि तुम्हारा सिर सुअर की तरह फूल जाए तो भी कोई हमें रोकने नहीं आएगा? अहंकार दिखाना बंद करो, शायद तुम अकादमी में थोड़ा और समय बिता सको, वरना तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी बेइज्जती होगी। लियुआन और अन्य लोग कियान बियाओ के इरादों और उपहास को तुरंत समझ गए। शिक्षक योग्यता परीक्षा में झांग जुवान का प्रदर्शन न केवल सबसे खराब रहा, बल्कि सभी शिक्षकों में उसकी साधना का स्तर भी निम्न है। भले ही वह सबसे खराब न हो, लेकिन उससे बहुत दूर भी नहीं है। यही वजह है कि उनमें अपने छात्रों के प्रशिक्षण में मौजूद समस्याओं को पहचानने की क्षमता नहीं है। स्वाभाविक रूप से कियान बियाओ और बाकी लोग थप्पड़ खाना नहीं चाहेंगे। चूंकि दूसरे पक्ष के पास समझौते को लागू करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे अंत तक अपने वादे से मुकरने का इरादा रखते हैं। ओह, इसका मतलब यह है कि आप सभी शर्त के नियमों का पालन करने का इरादा नहीं रखते हैं। झांग जुबान को गुस्सा नहीं है, इसके बजाय वह उन पर मुस्कुराता है। बिल्कुल सही, तुम बदमाश, खुद को क्या समझते हो? मुझे थप्पड़ मारने की सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मारकर मार डालूंगी? ये देखकर कि वह व्यक्ति पीछे नहीं हट रहा है और लगातार इतना घमंडी व्यवहार कर रहा है, लियुआन उत्तेजित हो जाता है और तुरंत उसकी ओर एक थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ लगने से पहले ही हवा के दबाव के कारण सांस फूलने लगती है। हालांकि यह लियुआन रसद शाखा का केवल एक शिक्षक है, लेकिन उसकी साधना का स्तर कम नहीं है। वह पहले ही उन्नत स्तर के चौथे दान योद्धा के स्तर तक पहुंच चुका है। एक फाइटर में 9 डैन होते हैं, 1 डैन जुक्सी, 2 डैन डेंटियन, 3 डैन जेकी, 4 डैन पिगू, 5 डैन डिंगली, 6 डैन पिक्स्यू, 7 डैन टोनगक्सुआन, 8 डैन जोंगशी, 9 डैन चिजुन। हर नए स्तर के साथ एक नई दुनिया सामने आती है। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। प्रत्येक स्तर में 4 स्तर होते हैं, प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और शिखर। झांग जुबान पूरी अकादमी में सबसे युवा शिक्षक हैं, जिनकी उम्र इस वर्ष मात्र 19 वर्ष है। उनकी साधना का स्तर केवल 3 दान जैन की शिखर तक ही सीमित है। लियुआन उससे एक स्तर ऊपर है। प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत अधिक है और इसे लगभग दूर करना असंभव है।
जब सभी को लगा कि ली युआन निश्चित रूप से झांग जुवान के चेहरे पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देगा, तभी अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। सभी ने तुरंत ली युआन के चेहरे पर एक लाल निशान देखा, उसके शरीर से ताज़ा खून बहने लगा और उसके दांतों का एक बड़ा गुच्छा जमीन पर गिर गया। ये कैसे संभव है? सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अचंभित खड़े हैं और पागल होने की कगार पर हैं। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।